वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार, शुभ संध्या। स्वागत है आप सभी का टारगेट ऑन पर। मैं संदीप तिवारी, बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम और 4.0 की नई तैयारी के लिए मैथ्स विषय की इस लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। टीआरई 3.0 के री एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, 4.0 के भी अभ्यर्थी इस समय अपनी प्रिपरेशन में अब लग चुके हैं। आज का सेशन एक महत्वपूर्ण अभ्यास सत्र है जिसका वीडियो मैंने पहले से बनाकर रखा था। वह वीडियो मैं अब थोड़ी देर में आपके सामने लाइव कर रहा हूँ। मेरा एक दूसरा फेज आपको दिखेगा जिसमें मेरी ड्रेसिंग अलग हो जाएगी। मैं अलग तरीके से उस प्रश्न को हल कराऊंगा, एक एक प्रश्न को। इस महत्वपूर्ण सत्र में ठीक ठाक प्रश्नों की संख्या है। दोनों प्रकार की परीक्षाओं को कवर करते हुए यहाँ पर क्लास में कवर कर रहा हूँ। आप इस सेशन को पूरी तरह से कंटिन्यू करिए। यह सेशन देने का उद्देश्य ही था कि आपकी रेगुलरिटी मेंटेन रहे, और मैं आपको कमिट करता हूँ कि प्रतिदिन 10 बजे आपको मेरा सत्र जरूर मिलेगा, जिसमें आप लाइव कक्षा देखेंगे, जिसमें आप प्राइमरी कक्षाएं देखेंगे, कॉन्सेप्चुअल क्लास रहेगी, प्रैक्टिस क्लास रहेगी, पीवाईक्यू रहेगी। दोनों परीक्षाओं को फोकस करते हुए रहेगी, अर्थात 1 से 5 और 6 से 8 दोनों परीक्षाओं को आप प्रॉपर कवर कर सकेंगे। आज के सत्र को आप रेगुलर बनाइए। आज के सत्र से आप कनेक्टिविटी अपनी मेंटेन रखिए और अपने तैयारी को एक सही आयाम दीजिए, सही अपनी तैयारी का निर्माण करिए, जिससे कि आप परीक्षा हाल में बेहतर कर सकें। मैं चाहूँगा कि इस पूरे सेशन में आप इन तक लाइव बने रहिए। जो भी आप काम कर रहे हैं उसके साथ इस सेशन को जरूर देखिए। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फीडबैक दीजिए, अपनी डिमांड जरूर रखिए कमेंट के माध्यम से, जिससे कि हम उसी हिसाब से अपनी प्लानिंग को तय कर सकें। अब मैं इससे ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सीधा सीधा आपको प्रैक्टिस पर ले चलता हूँ। प्रैक्टिस में मैं बदल जाऊँगा नहीं, मेरी ड्रेसिंग बदल जाएगी और पहले प्रश्न से आप प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। तो आइए प्रैक्टिस करना प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न बोर्ड पर आ गया है। जो लोग कर सके इस क्वेश्चन का सलूशन करें और हमें उत्तर बताएं। पहला क्वेश्चन बोर्ड पर है। क्या क्वेश्चन है? एक्स वाई जेड धनात्मक वास्तविक, वास्तविक मतलब रियल नंबर्स, ठीक है, रियल नंबर, आप इसके बारे में अवेयर हैं, वास्तविक संख्याएं हैं, तो आपसे इस रूट की वैल्यू पूछ रहा है। इस रूट का मान बता दो क्या है। रूट को थोड़ा यहां लाके रखिए और इसके बारे में थोड़ा सा एक शब्द जान लीजिए कि फिफ्थ रूट है। फिफ्थ रूट है 243 है, एक्स की पावर 10 है, वाई की पावर 5 है, जेड की पावर 10 है। करेक्ट, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। इसमें से कौन ऑप्शन इससे संबंधित होगा? जो लोग कर सकते हैं प्लीज बताएं। समझ रहे? चलिए मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर कहीं लिखा हो nth रूट ऑफ एक्स, तो इसका मतलब होता है एक्स की पावर 1/n। और इसके साथ साथ ये भी जान लीजिए, अगर लिखा हो एक्स की पावर m की पावर लग जाए n, तो इसका मतलब एक्स की पावर m प्लस n हो जाता है। एक्स की पावर m प्लस m इंटू n हो जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। उसी आधार पर यहाँ पर भी किया जाएगा। जैसे मैं लिख पाऊंगा इसको 243 की पावर 1/5 लिख सकता हूँ, गुणे एक्स की पावर, देखो यहाँ पर 10 लगा हुआ है, 10 गुणे 1/5 ऐसे लिख देते, अच्छा लगेगा आपको, देखने में भी समझ में चीजें आ जाएंगी। y की पावर 5 है ही है 1/5, यह जो 1/5 यहाँ से जनरेट होगा वो सबके साथ पावर में जाकर लगेगा। z की पावर 10 लिखा हुआ है 1/5, ठीक है, थोड़ा ज्यादा ही ब्रीफ कर दिया मैंने। अब आप समझिए 243 को आप 3 की पावर 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 की पावर 1 पर 3, 2 पर 9, 3 पर 27, 4 पर 81, 5 पर 243 होता है। इसे 3 की पावर 5 करिए और ऑलरेडी देखिए 1/5 यहाँ लगा हुआ है। ऐसे यहाँ पर सोचेंगे तो x की पावर 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? x की पावर 2। और यहाँ पर कितना होगा बताएं? 5 5 से कटा, y की पावर 1 होगा, y की पावर 1। और यहाँ पर क्या होगा? 5 दूना 10 होगा, z की पावर 2 होगा। करेक्ट है। इसको और खत्म कर दीजिए, 3x की पावर 2 हुआ, y हुआ, z की पावर हुआ। चेक कर लीजिए कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, फटाफट बताएं सब लोग। पहला 3² y z², दैट इज इन ऑप्शन ए। पहला ऑप्शन इस प्रश्न का हल है। बहुत बढ़िया, जितने लोगों ने पहला ऑप्शन बताया एकदम परफेक्ट सोल्यूशन है, राइट सोल्यूशन है। पहले क्वेश्चन का पहला ऑप्शन ही करेक्ट हल है। क्लियर हो गई बातें? अगले प्रश्न पर आइए, ध्यान से देखिएगा क्या करना है। इसको जो लोग बता सके प्लीज करें। अच्छे क्वेश्चन से, सारे सिलेक्टेड प्रश्न हैं, सारे ऐसे हैं जो थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगे, लेकिन आप कोशिश करोगे तो जरूर हल आएगा। एक्स की वैल्यू हमको दिया है, एक्स की वैल्यू दिया है, आपसे x - 1/x पूछ रहा है। ठीक है, x - 1/x पूछ रहा है, इजीली बता सकते हो। देखो x तो आपको सीधा सीधा पूरा का पूरा दिया ही है, हमको 1/x बनाने में थोड़ी कंफ्यूजन है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको देखो x दिया है, x का उपयोग कहीं करना है तो इजी है। बट थोड़ा सा x से रिलेटेड, जैसे 1/x की बात है, तो x की वैल्यू जैसे देखो √5 है, +2 है। अगर मैं इसको 1/x बनाऊं, 1/x, तो यह भी 1/√5 + 2 होगा। मतलब रेसिप्रोकल सिंपल सा करना होगा दोनों का। जब रेसिप्रोकल करेंगे तो आप इसको थोड़ा सा, मतलब क्योंकि रूट है नीचे, तो रूट को हटाना है तो रेशनलाइज करना होगा डिनोमिनेटर का। और रेशनलाइज करा कैसे जाता है? हमें जान गए कि मुझे इसी मान की जरूरत है,
रेशनलाइज करते कैसे परमेयीकरण, जो बीच में साइन होता है अगर कभी बाइनोमियल के फॉर्म में है तो उसका कंजुगेट करिए, अर्थात प्लस को चेंज करिए माइनस में, या माइनस होता तो उसको चेंज करते प्लस में, ऊपर नीचे गुणा कर दे। तो √5 -2 हो जाएगा ऊपर, और यहाँ पर √5 + 2 था और √5 - 2 यहाँ पर आ गया, क्योंकि देखिए मैंने इसका गुणा यहाँ भी किया यहाँ भी किया। तो ऊपर तो एज इट इज रहेगा √5 - 2, बट नीचे क्या होगा, a + b a - b होगा, जो a² - b² के फॉर्म में होगा, a + b a - b, तो √5 का होल स्क्वायर होगा -2 का होल स्क्वायर होगा, -2 का होल स्क्वायर होगा, √5 का होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर, अर्थात यहाँ पर होगा √5 - 2 डिवाइड बाई 5 - 4, 5 - 4 क्या होता है 1, अर्थात यह √5 - 2 ही रह जाएगा, √5 - 2 ही रह जाएगा। अब दोनों को उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट करिए, यहाँ पर देखिए क्या क्या अपने पास दिया है, x की जगह सिंपली वही रख दीजिए √5 + 2, उसके बाद देखिए लगा है, इसको अलग कर लीजिए, माइनस लगा है और यहाँ पर √5 - 2 है। अब ओपन करेंगे, ओपन करिए देखिए कितना आता है, √5 + 2 रहेगा ना, माइनस होगा √5 और माइनस माइनस प्लस होगा 2, ये देखिए कैंसिल हो गया, 2 2 कितना होता है 4। ऑप्शन नंबर बी अगर आपने लगाया है तो एकदम सही है, बी ऑप्शन इस प्रश्न के लिए करेक्ट हल है, 4 करेक्ट हल है, 4 इस प्रश्न का उत्तर है जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ है, करेक्ट है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पर अगले प्रश्न पर आते हैं। ये बड़ा शानदार सा क्वेश्चन और इस पैटर्न का प्रश्न आपको परीक्षा में दिखेगा, यहाँ पर ध्यान से देखिए इसको करा कैसे जाएगा। लिखा है cos -1710 डिग्री, एक बात आप जान लो, कभी भी लिखा हो cos -θ तो इसका मतलब होता है cos θ, sec -θ इसका मतलब होता है sec θ। और ये जनरेट कैसे होता है पता, देखिए कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कोऑर्डिनेट सिस्टम पे यहाँ 0 डिग्री, यहाँ पर 90 होता है, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो पॉजिटिव एंगल लेके जाते हैं, और अगर क्लॉकवाइज चलते हैं तो नेगेटिव एंगल आता है, नेगेटिव एंगल हमको चौथे क्वाड्रेंट में पहुंचा देता है। चौथे क्वाड्रेंट में अगर हम रहते हैं तो यहाँ पर cos और sec पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। अगर हम आपसे कहें कि sin -θ तो आप कहोगे -sin θ होगा, tan -θ -tan θ होगा, cot -θ -cot θ होगा, cosec -θ -cosec θ होगा। इतनी बातें जाने रहिएगा। तो सबसे पहला काम, ये जो प्रश्न है इसको ऐसे लिख दीजिए, इसे लिखिए सिंपली cosec 1710 डिग्री, मतलब उस माइनस को दिमाग से निकाल दीजिए, उस माइनस का कोई अर्थ नहीं, करेक्ट। अब इसको फिर से ब्रेक करो, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि एक रोटेशन जब पूरा होता है तो 360 डिग्री बनता है, एक नहीं दो नहीं, देखो कितने रोटेशन पर जा रहा है। अगर आप इसको लिखेंगे तो मेरे ख्याल से 5 गुणे अगर मैं 360, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पर 360 गुणे अगर मैं 5 करता हूँ, 5 शून्य शून्य, 5 छंगे 30, 5 दिया 15, 3 18, 1800 होगा, 1800 में से 90 निकलेगा, मतलब मैं 5 × 360 कर दूं, 5 × 360 मतलब एक प्रकार से 1 पाई, 1 रोटेशन, 2 रोटेशन, 3 रोटेशन, 4 रोटेशन, 5 रोटेशन में अगर 90 घटा दूं तो यह वैल्यू इतनी हो जाएगी, यह वैल्यू इतनी हो जाएगी। तो एक प्रकार से यह n पाई है, फिलहाल 2 पाई है तो 10 पाई है, n पाई है, cos n पाई माइनस थीटा क्या हो जाता है पता है, साइन थीटा, cos n पाई माइनस थीटा क्या हो जाता है, cos थीटा हो जाता है ना, cos थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, cos n पाई माइनस थीटा cos थीटा, तो समझ लो कि वैल्यू कितनी है, cos यहाँ पर हम लिख सकते हैं n पाई माइनस थीटा मतलब cos 90 डिग्री हो गया, और cos 90 का मान सबसे बिल्कुल 0, आप में से कई सारे लोगों ने देखिए बताया भी था, ऐसी बात नहीं है, फिलहाल 0 है, ए ऑप्शन है राइट सोल्यूशन, इस प्रश्न का आप लोग उतार सकते हैं, ठीक है। तो तीसरे क्वेश्चन का करेक्ट हल आपका कितना है बताएं, पहला ऑप्शन है 0 है, ठीक। तो आप इसको प्रोसेस कर लीजिए, समझ लीजिए, ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में दिखेंगे, श्योर दिखेंगे, मात मान के चलो आप लोग, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। यदि अंकित मूल्य पर, जैसे हम कहीं कोई सामान खरीदने जाते हैं तो हम छूट की डिमांड करते हैं कि हमको भैया छूट दे दो, दुकानदार हमेशा छूट हमें अंकित मूल्य पर देता है। सबसे पहले वह सामान खरीदता है, खरीद करके उसके दाम को निर्धारित करता है, मतलब वृद्धि करता है, फिर छूट दे करके उसको बेचता है। छूट के अलग अलग तरीके होते हैं, छूट के अलग अलग अप्रोच होते हैं, दुकानदार जो हमें ऑफर करता है। दुकानदार हमें एक 30%, पहली चीज ध्यान से समझिएगा, एक ऑफर कर रहा है कि आप भैया 30% की छूट ले लो, ठीक है। मान लीजिए उसने हमको सामान खरीदने गए, उसने हमसे कहा 30% की छूट चल रही है, फिर उसी समय उसके यहाँ एक ऑफर और लगा था जिसमें लिखा था 20% और 10%, 20% एंड 10%, इसे कहते हैं क्रमिक छूट, सतत छूट इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, सतत। मान लो आप ग्राहक हो, आपको दोनों छूट ऑफर कर दूं, जैसे मैं आपसे कहूं कि हमारे पास एक डिस्काउंट D1 है और यह डिस्काउंट D2 है, आप बताओ एक ग्राहक के तौर पर इस पे कौन सी छूट आप प्रेफर करोगे, मतलब ग्राहक अगर हो तो आप इनमें से कौन सी छूट लेना चाहेंगे बताइए।
आप ग्राहक हैं तो ग्राहक की हमेशा कोशिश होती है कि अधिकतम छूट अचीव करे, ले प्राप्त करे, जो इन दोनों में ज्यादा हो। जैसे 30 आपको दिख रहा है सीधा सीधा फ्लैट, यहाँ पर 20 और 10 अगर सोचो तो क्रमिक रूप से 20 और 10 है सतत रूप से, लेकिन अगर जुड़ के देखो तो 30 ही लग रहा है। तो यहाँ पे डाउट आता है हमारे मन में कि कहीं ऐसा तो नहीं दोनों बराबर हैं, ये मन में आता है। और हम हमेशा आपको सजेस्ट करते हैं कि अगर कभी भी सतत छूटों का जोड़ एकल छूट के बराबर हो तो हमेशा आपको फ्लैट छूट अर्थात एकल छूट ही प्रेफर करना चाहिए। ऐसे समय अगर मैं ग्राहक रहूंगा तो मैं इसको प्रेफर करूंगा, भैया मुझे इसको दे दो, 30% दे दो, हम इसको नहीं चाहिए, 20 और 10 नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि यह जो छूट होगी वह किसके बराबर होगी, इसकी समतुल्यता समझिए एग्जैक्टली यह किसके बराबर है पता है? इसका नियम होता है अगर A% का डिस्काउंट है, B% का डिस्काउंट है, तो हो जाता है A प्लस बी माइनस ए बी डिवाइड बाई 100। यह सिंगल छूट होगी। अगर 20 और 10 है तो 20 प्लस 10 माइनस 20 गुणे 10 बटा करो 100, 20 10 30 होता है, 2 जीरो खत्म हो गया, माइनस 2 करे तो यह सही में 28% के बराबर है। सोचो यह 28% के बराबर है या 30% के बराबर है। तो हम लोग तो छूट के लिए लड़ जाते हैं दुकानदार से। तो अगर हम 28% और 30% में तुलना करनी हो अपने को तो हम तो यही प्रेफर करेंगे ना 30। इसलिए मैंने आपको पहले से बता दिया कि अगर कभी आपको दुकानदार दो छूट ऑफर करे और एक या 20 और 10 दे और 30 दे तो हम ईमान एक अच्छे एक जागरूक दुकान ग्राहक की तरह आपको 30 लेना चाहिए, ज्यादा छूट प्रेफर करना चाहिए। अब इसने प्रश्न में क्या बोला है पढ़िएगा। कह रहा है कि 30% की छूट और दूसरी दो क्रमिक छूट क्रमशः 20 और 10 के साथ विक्रय मूल्य का अंतर, मतलब इनके दोनों से बेचने पर उसे जो डिफरेंस दिख रहा है, डिफरेंस एक ग्राहक के हित में होगा, एक दुकानदार के हित में होगा। मतलब ए वाला छूट अगर ग्राहक लेता है तो उसके हित में होगा, ए वाला छूट अगर दुकानदार देता है तो उसके हित में होगा। कह रहा दोनों के बीच का अंतर कितना है? 72 है। तो वस्तु का अंकित मूल्य बताओ क्या होगा। ऐसे बताइए परसेंटेज में किसके अंतर पे है? 2% पे है। 2% का मान 72 है। अंकित मूल्य, क्योंकि छूट हमेशा लागत या अंकित पर ही डिफाइन होगा और ये वैल्यू जो 30% 28 आ रही है टोटल 100% पे ही केंद्रित होंगी। तो 100% का मान अपने को बताना है। परसेंट से गया, 2 से इसको डिवाइड करो 36 होता है, 36 को 100 से गुणा करिए 3600। उस वस्तु का जो अंकित मूल्य था वो कितना था बताएं? 3600 था। ऑप्शन नंबर ए राइट सोल्यूशन है। ऑप्शन नंबर जो ए बता रहे एकदम परफेक्ट है। 3600 इस प्रश्न का करेक्ट है। चौथा प्रश्न आपका डन होता है। अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, एक बढ़िया शानदार सा क्वेश्चन है। क्लियर होगी बातें? कोई दिक्कत इसमें नहीं। आगे बढ़ता हूं, इसको पढ़िए। वाई अक्ष पर उन बिंदुओं को खोजिए। वाई अक्ष कहां पे होता है? एक बात और जाने रहिएगा, अगर कोई बिंदु वाई अक्ष पे होगा, वाई अक्ष ही वर्टिकल लाइन होती है, एक्स अक्ष हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। अगर कोई बिंदु वाई अक्ष पर होगा, ये चाहे जहां होगा, चाहे टॉप पर होगा चाहे बॉटम में होगा, कहीं भी होगा, वहां पर हमेशा एक्स का मान 0 रहेगा और वाई का मान वाई रहेगा। हो सकता है नीचे की तरफ हो, हमने तो ऊपर बना दिया। हमसे कहा वाई अक्ष पर उस बिंदु को खोजिए जो दो बिंदु हैं, एक 6,5 है, 6,5 यहाँ कहीं होगा, 6,5 और -4,3, -4,3 यहाँ कहीं होगा, -4,3 से समान दूरी पर हो। ठीक है, समान दूरी पर। मान लीजिए इस बिंदु का नाम ए है और इस बिंदु का नाम बी है। हमें उस बिंदु की वैल्यू बतानी है, उसका निर्देशांक बताना है जो वाई अक्ष पर होगा, और वह क्या करेगा, इस बिंदु 6,5 और -4,3 से क्या होगा, समान डिस्टेंस पर होगा। तो आपको डिस्टेंस फार्मूला निकालना है। अगर इस पॉइंट को आप यम मानो तो यम को ए से, यम ए आपका बराबर होना चाहिए यम बी से। मतलब यह लेंथ इस लेंथ के क्या होनी चाहिए, बराबर होगी, तभी यह पॉसिबल होगा। ठीक है, उस डिस्टेंस को आप डिफाइन, मतलब उस बिंदु को आप डिफाइन कर पाएंगे। जी बिल्कुल बता दे रहे हैं, अच्छे से कंफर्म करिए। इसको पहले अच्छे से क्लियर करते चलिए जो मैं बता रहा हूं आप लोगों को। सबसे पहले देखिए, अगर इस लेंथ को निकालते हैं तो इस लेंथ का मतलब यहाँ पर अंडर रूट, जैसे डिस्टेंस फार्मूला हम सबको पता है, अंडर रूट y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1, आप चाहे जैसे कर दो, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। डिफरेंस का वर्ग होता है, तो वर्ग जानते ही आप लोग पॉजिटिव होता है, इसलिए कोई फर्क नहीं है। ये 6,5 है, मैं लिख दूं क्या बताएं, 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर, करेक्ट, इज इक्वल टू, इधर देख लीजिए क्या हो जाएगा। ऐसे इसमें भी आप लोग लिख सकते हैं, अंडर रूट कितना हो जाएगा यहाँ पर, 0 माइनस -4, 0 प्लस 4 का होल स्क्वायर, 0 प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, दोनों पक्षों का अगर हम वर्ग कर देते हैं तो ये हो जाएगा 6 का वर्ग, 6 का वर्ग 36 होता है, प्लस 5 माइनस वाई का वर्ग, 5 माइनस वाई का वर्ग, यहाँ पर 4 का वर्ग है 16, और प्लस यहाँ पर कितना है y माइनस 3 का वर्ग, y माइनस 3 का वर्ग।
आप इसको इधर कर दे, उसको उधर ही कर दे, या पहले ओपन ही कर दे, 36 रहने दें, प्लस 25 होगा, प्लस वाई स्क्वायर होगा, माइनस 10y होगा, बराबर 16 रख दीजिए। वाई स्क्वायर होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, वाई स्क्वायर प्लस 9 होगा, माइनस 2 तिया 6y होगा। वाई स्क्वायर से चला गया, वाई स्क्वायर से चला गया। अभी देखिए क्या हो सकता है, यहाँ पर 36 और 25 है, 36 और 25 है, यहाँ पर 16 9 25 है, तो एक 25 तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा भाई। देखो 16 9 25 है, 25 25 से कट गया, 36 बच रहा है केवल। और यह वैल्यू अगर इधर आएगी तो कितना हो जाएगी, सबसे पहले उधर 36 लिख दो, इधर ये आएगी तो कितना होगी, -6y प्लस 10y 4y हो गया। 4 9 36, y का मान 9 है, y का मान 9 है, तो यहाँ पर जो निर्देशांक बनेगा 0 का मान 9 होगा। यहाँ पर y का मान 9 हो गया और यह 0 का मान 9 होगा, तो इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा सी ऑप्शन है। सी ऑप्शन जितने लोगों ने बताया एकदम परफेक्ट है ना। यस बिल्कुल है शिव प्रताप। तो आप अच्छे से देखिए, कंफर्म हो गया कि नहीं, 0 का मान 9 है। तो ये प्रश्न भी आपका इंपॉर्टेंट है और इस पैटर्न का क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आ चुका है, तो इसलिए बहुत ही अच्छे से ध्यान से देखिएगा। डिस्टेंस फार्मूला याद रहनी चाहिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, और साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए किसी बिंदु पर निर्देशांक क्या होते हैं। अभी जैसे मान लो अगर हमको ना कंफर्म हो कि वाई अक्ष पर कोई भी बिंदु होगा तो x का मान 0 होगा, अब वहां अगर नहीं कंफर्म होगा तो हम थोड़ी कर पाएंगे इतना इजीली, तो पॉसिबल है। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, अगर यही चाहता है कि x अच्छे पे वह बिंदु होता तो x की वैल्यू लेते, y का मान 0 कर देते, तो उस हिसाब से यहाँ पर आप लोग कंफर्म कर लीजिए, सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन बन रहा है। यस बिल्कुल है, अच्छे से पढ़िए इसको ध्यान से, ठीक है। छठा नंबर, प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक। देखिए इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। धनात्मक पूर्णांक मतलब पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक मतलब पॉजिटिव इंटीजर। प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक n के लिए, मतलब सभी धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक कहां से शुरू होते हैं देख लीजिए, पूर्णांक फिलहाल माइनस, देखो ए होते हैं पूर्णांक 0 1 2 3 सो ऑन प्लस इन्फिनाइट, -1 -2 सो ऑन माइनस इन्फिनाइट। बट धनात्मक पूर्णांक एक से ही प्रारंभ होंगे। सभी प्राकृतिक संख्याएं ही धनात्मक पूर्णांक होती हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं जो एक से प्रारंभ होकर टिल इन्फिनाइट लिखी जाती हैं, अनंत तक लिखी जाती है, वो सभी की सभी धनात्मक पूर्णांक होती हैं। कह रही है 41 की पावर n, 41 की पावर n माइनस 14 की पावर n अपवर्त है। अपवर्त मतलब मल्टीपल है, मल्टीपल मतलब गुणज है एक तरह से, अर्थात पहाड़े में आता है, मतलब विभाजित होता है। किससे विभाजित होता है ये पता है, करना है, मतलब किस संख्या से पूर्णतः हमेशा विभाजित होता है डिफाइन करना है। तो आपको जैसे यहाँ पर क्या करना है, n के मान सोचने हैं। n कभी आपको इवन सोचना है, कभी क्या सोचना है, ऑड सोचना है। मतलब इवन आर्ट दोनों के लिए डिफाइन हो जाए तो कंफर्म हो जाती है बातें। अगर मैं कह दूं कि ऑड लूं, ऑड मतलब विषम लूं, तो विषम लूं तो शुरुआत 1 से कर लूं, फिर 3 ले लेते हैं, लेकिन फिलहाल 1 से ही कंफर्म हो जाएगा। अगर मैं ऑड लेता हूं, ठीक है, किसको, n को, n ऑड लिया तो 41 की पावर 1 होगा, -14 की पावर 1 होगा, तो 41 -14 हो गया, घटाइए 11 से 4 7 होता है, 3 से 1 2 27 आया, 27 है हाँ। अभी ऑड के लिए चेक किया, इवन के लिए भी चेक कर लो। इवन के लिए, अगर इवन के लिए सोचेंगे तो 41 की पावर 2, मतलब हम n की जगह 2 ले लेते हैं, -14 की पावर 2 होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब a प्लस बी, a माइनस बी, 41 प्लस 14 होगा और 41 माइनस 14 होगा, ठीक है, 41 माइनस 14 होगा, तो फिर देखिए 27 आएगा। तो 27 एज ए फैक्टर हर बार उपलब्ध है, इसलिए 27 का अपवर्त तो कंफर्म है, 27 का अपवर्त तो कंफर्म है। 55 जैसे आपके दिमाग में आ सकता है, 4 1 5 है, 4 1 5 हमेशा नहीं होगा। देखो अगर आपके मन में चल रहा हो, बहुत सारे लोग डी ऑप्शन प्रेफर भी करेंगे, देखिए बता भी रहे हैं आप लोग, डी ऑप्शन तो आप प्रेफर तब करते ना जब सबके लिए एप्लीकेबल होता। क्या ऑड के लिए होगा एप्लीकेबल? नहीं होगा ना। ऑड के लिए हमें यहाँ पर यूनिफॉर्म मेथड बताने हैं। इवन ऑड दोनों के लिए कौन नंबर परफेक्ट है? 27 है। कॉमन संख्या सोचो जो पूरी तरह से, यही लिखा है ना, पर हमेशा हो के लिए, यहाँ पर हमेशा प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक, सभी धनात्मक पूर्णांक के लिए बोला है। तो अगर आप यहाँ पर जैसे डी लगा दोगे तो गलत हो जाएगा। आपको देखने पे तो लग रहा है 55 से भी कटेगा, लेकिन 55 से किसकी केस में कटेगा? केवल इवन की केस में कटेगा, ऑड की केस में नहीं कट रहा है। ऑड की केस में नहीं कट रहा है, तो यहाँ पर ऑड की केस और इवन की केस में कॉमन रूप से 27 से कट रहा है। इस प्रश्न का उत्तर बी लगाइएगा, ठीक है। बी ऑप्शन अगर आपने लगाया है तो परफेक्ट है। इस प्रश्न का करेक्ट हल आपके सामने। क्लियर? आई बातें समझ में? चलो आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये बढ़िया सा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड है, थोड़ा सा अच्छे से पढ़िएगा। और इसके लिए जो कुछ बातें हैं मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। पहले तो प्रश्न को रीड करा देता हूँ, प्रश्न देखने से हो सकता है ना समझ में आए, जब इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा तो क्लियर होगा। एक राजमार्ग पर स्थान ए से स्थान बी एक दूसरे से 240 किलोमीटर की दूर पर स्थित है। एक ही समय में एक कार ए से और दूसरी कार बी से चलना प्रारंभ करती शुरू करती है, ठीक है।
यदि कारें एक ही दिशा में अलग अलग चालों से चलती हैं, एक ही दिशा में अलग अलग चालों से चलती हैं, तो वे 8 घंटे में मिलती हैं, एक दूसरे को 8 घंटे में मिलती है, करेक्ट। यदि वे अपनी पूर्ववर्ती चाल से एक दूसरे की ओर चलती हैं तो 2 ही घंटे में मिल जाती हैं। दोनों कारों के बीच की चालें क्रमशः क्या है, अलग अलग क्या है, कुछ बातें आप समझिए। जैसे हमने कहा कि 2 स्थान है, एक ए है और दूसरा बी है। इधर सर रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट होता है। जैसे मान लो कभी इन दोनों के बीच की दूरी अपनी एक सर्टेन कुछ भी हो, मान लीजिए दूरी डी है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर सपोज करो दूरी आपकी डी है। किसी एक, जैसे यहाँ पर कोई एक चोर है, व्यक्ति है, कार है, मोटरसाइकिल है, कुछ भी हो, इसकी चाल मान लो S1 है, इसकी चाल मान लीजिए S2 है, और यह इस दिशा में जा रही है और यह इस दिशा में पीछा करे, तो यह इसको क्रॉस कर पाएगी? हाँ, तभी कर पाएगी जब S1 बड़ा होगा, सॉरी S2 बड़ा होगा S1 से। मतलब अगर किसी की चाल 40 है तो क्या 40 से कम चाल वाला जो कि ऑलरेडी डिस्टेंस पर है उसको क्रॉस कर पाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। 40 के बराबर होगा तो भी पॉसिबल नहीं, केवल एक स्थिति में क्रॉस कर सकता है जब इसकी चाल 40 से बड़ी होगी। ऐसे में पार करने में लगा समय, इसको कहते हैं समान दिशा में। समान दिशा में अगर आप किसी को चलकर पार करना चाहते हैं, यह रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट होता है। समान दिशा में चलकर पार करना चाहते हैं तो पार करने में लगा समय या मिलने में लगा समय बराबर दोनों के बीच की दूरी बटा चालों का डिफरेंस S2 माइनस S1। डिफरेंस अंतर जो ज्यादा रहेगा कम को घटाएगा, ठीक है, चालों का डिफरेंस होगा। इसी समय एक दूसरी परिस्थिति होती, वो भी आप लोग ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए हमने कहा यहाँ पर ए बिंदु है, यहाँ पर बी है, यह S1 की चाल से इधर जा रहा है, यह S2 की चाल से इधर आ रहा है, इनके बीच की एक सर्टेन डिस्टेंस है, दूरी है। अब कह रहा है दोनों एक दूसरे को कब मिलेंगे? मिलने के लिए दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में डिस्टेंस डिवाइड बाई S1 प्लस S2 होगा। ये कब हुआ पता है? विपरीत दिशा में। जब विपरीत दिशा में चलेगा तो यहाँ पर जल्दी एक दूसरे को कवर कर लेगा, क्योंकि चालें यहाँ पर देखो जुड़ जाएंगी तो छोटा होगा मान, तो यहाँ पर जल्दी एक दूसरे को पार कर पाएंगे। जबकि इसमें थोड़ा समय लगता है क्योंकि यहाँ पर वैल्यू आपकी घट करके कम हो जाती है, ठीक है, यहाँ पर जुड़ करके ज्यादा आती है तो यहाँ पर समय आपको कम लगता है और यहाँ पर समय आपका ज्यादा लगता है, ये स्थिति होती है। यही पर आधारित यह क्वेश्चन था जो आप लोग क्वेश्चन को देख रहे थे। देखिए ध्यान से, एक राजमार्ग पर स्थान ए से स्थान बी, एक दूसरे के बीच की दूरी कितना दिया है? 240। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 240 है। अब यहाँ पर जैसे अगर मान लो यह A है, यह B है, दो प्रकार से चलना हुआ, एक तो ऐसे चलना हुआ और एक इधर की साइड इधर चले या इधर चले, मतलब एक समान दिशा में चलना हुआ, एक विपरीत दिशा में चलना हुआ। देखो ध्यान से, जब समान दिशा की बात होगी बताइए क्या होगा? समान दिशा के जब चलना होगा, अगर मान लो इसकी चाल हमने कहा x है और इसकी चाल मैंने कहा y है, ठीक है, चालें हमने x y ले लिया। समान दिशा में क्या होगा? चाल क्या हो जाएगी पता है? चाल होगी x प्लस वाई। जबकि विपरीत दिशा की अगर हम बात करें, विपरीत दिशा की x प्लस वाई नहीं होगी, समान दिशा में x माइनस वाई होगी। विपरीत दिशा में क्या होगा? चाल जो होगी, चाल कितनी होगी? विपरीत दिशा में जो चाल होगी वो x माइनस क्या होगी? y होगी, करेक्ट। अब अगर आपके पास चाल दोनों दी गई है और यहाँ पर ध्यान से पढ़िएगा तो क्लियर हो जाएगा। जैसे इसने साफ साफ लिखा है, जब वे क्या करती हैं? एक ही दिशा में अर्थात समान दिशा में चलती हैं, तो समान दिशा में चलती हैं तो क्या होता है? वह एक दूसरे को 8 घंटे में मिलती हैं। समान दिशा का मतलब ये है एक दूसरे को 8 घंटे में मिलती हैं, तो डिस्टेंस दोनों परिस्थितियों में इक्वल दिखाया जाए, डिस्टेंस दोनों परिस्थितियों में इक्वल दिखाया जाए। दूरी बराबर होता क्या है? सबको पता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है ना। यहाँ पर हमने लिखा x माइनस वाई इंटू 8 कर दें बराबर x प्लस वाई इंटू कितना कर दे? विपरीत दिशा में जब चलेंगी तो 2 ही घंटे में क्रॉस कर लेंगी। अब यहाँ पर 2 1 के 2, 2 चौके 8 होता है, 4x माइनस 4y बराबर x प्लस वाई हो गया। तो दोनों चालों का हमें रेशियो रिलेशन पता चल जाएगा और दोनों चालें ही हमको डिफाइन करनी है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? इसको इधर कर दो 3x हो गया, इसको इधर कर दो 5y हो गया, तो x बटे y कितना हो जाएगा पता है? 5 बटे 3। मतलब पहले वाले की चाल 5 है, दूसरे वाले की चाल 3 है। चालों का अनुपात 5 अनुपाते कितना हो गया? 3 हो गया। अब चालों का अनुपात 5 अनुपाते 3 हो गया है। अब आप सोचो, अगर हम कह दें कि दोनों मिल जाते हैं, जुड़ते हैं तो कितना समय लगता है? 2 घंटे। और अगर घट के होता है तो कितना समय लगता है? घट के अगर चलते हैं तो सॉरी जुड़ के अगर जाते हैं तो कितना समय लगता है? 2 घंटे लगते हैं। तो 2 जुड़ जाए, देखो यहाँ पर 5 और 3, इसकी चाल 5 इसकी चाल 3 है, 5 3 हो गया। के हिसाब से अगर 2 ही रहा है, 240 को पूरी दूरी
कितना समय लगेगा 120 का मान बराबर क्या होगा 15, 3 बराबर क्या होगा 45, 1 की चाल 45 और 5 बराबर क्या होगा 75। एक की चाल 75 होगी, दूसरे की 45 होगी। एक की चाल 75 होगी, दूसरे की 45 होगी। ठीक है, एक की चाल 75 है, दूसरे की 45 है। ऑप्शन में है नहीं उपलब्ध, ये ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन हो। तो इसको एक बार फिर से समझ लीजिएगा। यहाँ पर एक राजमार्ग था जिसकी डिस्टेंस थी 240 किलोमीटर। एक स्थान ए था, दूसरा स्थान बी था। एक बार जब समान दिशा में चला जाता है, मतलब कोई इधर रहता है कोई इधर रहता है, समान दिशा में चलने पे क्या होता है कि दोनों को एक दूसरे के मिलने का जो समय होता है वो चालों के अंतर पर डिपेंड करता है ना। चालों का अंतर ही रिस्पॉन्सिबल होता है। मैंने भी लिखवाया था कि उनके बीच की दूरी बटा उनकी चालों का अंतर मिलने का समय होता है। जब विपरीत समय दिशा की बात आती है तो चालों का योग रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि दूरी दोनों कंडीशंस में बराबर थी। तो अगर समान दिशा की चाल देखो तो x माइनस वाई है और विपरीत दिशा की x प्लस वाई है। इसको लगता है 8 घंटे और इसको लगता है 2 घंटे। दोनों को कंपेयर किया, दोनों की चालों का अनुपात आया, चालों का अनुपात 5 और 3 आया, मतलब एक की चाल 5 है, दूसरे की चाल 3 है। दोनों अगर समान दिशा में या हम कह सकते हैं विपरीत दिशा में चलते हैं तो 5 3 8 उनकी चाल हो जाती है। 8 की चाल से अगर चलते हैं तो कितने समय लगते हैं 2 ही घंटे लगता है। 2 से डिवाइड कर दो 240 को, 120 हो गया यहाँ पर। ठीक है, 8 का मान अगर 120 है तो 1 का मान 15 है, 3 का मान इसकी चाल 45 होगी और 5 की मान 75 होगा, जो कि ई ऑप्शन में है, कंफर्म है। ठीक है, इसको आप लोग चेक कर लीजिए, मुझे जहां तक लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो 7वें प्रश्न का राइट सोल्यूशन आपको ई ऑप्शन में दिख रहा है, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आइए इसका सोल्यूशन बताइए आप लोग क्या कर सकते हो। हाँ, स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी का प्रश्न है। निम्नलिखित बारंबारता बंटन से समांतर माध्य की गणना कीजिए। आपसे क्या पूछ रहा है, मीन, अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन अर्थात समांतर माध्य हम लोगों से पूछ रहा है। जब भी कभी आपको ऐसे टर्म दिए जाएं, ध्यान से देखिए, जब आपको वर्ग अंतराल दिया हो, बारंबारता दिया हो, तो आपको माध्य निकालने के लिए सबसे पहले आप पहले सूत्र जान लो। सूत्र के लिए भी रिक्वायर्ड एक टर्म होता है, क्योंकि वर्ग अंतराल यहाँ पर 0 से 10 के बीच की जो फ्रीक्वेंसी है 6 है, 10 से 20 में 10 है, ऐसे टर्म आपको दिए हैं। तो एक होता है यम, जिसे कहते हैं मिड वैल्यू। क्या कहते हैं, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू को आप यम कहते हैं। आप यहाँ समझ लो, यम को हम ऐसे डिफाइन कर दे, पहले यम यहाँ लिख देते हैं। यम को जान लो, मिड वैल्यू होती है। क्या होती है, मिड वैल्यू। यम होती है मिड वैल्यू। मिड वैल्यू मतलब मध्य मान होता है, और यह होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। जैसे देखिए मिड वैल्यू निकलेगी कैसे, प्रत्येक की 0 प्लस 10/2 करेंगे तो 5 आएगा। ठीक है, और सब में 10 10 का अंतर है तो 15 होगा, 25 होगा, 35 होगा, 45 होगा। आप चेक कर लीजिए, 0 प्लस 10/2 5 होगा, 10 प्लस 20/2 15 होगा, 20 30 50/2 25 होगा, 30 प्लस 40 70/2 35, इसी तरह से आया। अभी यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको यफ कहते हैं। सूत्र दरअसल एक्स बार होता है, जो मीन ऐसी कंडीशन में होता है सिग्मा ऑफ एफ एम डिवाइड बाई सिग्मा ऑफ एफ ना, सिग्मा ऑफ एफ, यह फार्मूला होता है। तो एफ एम मतलब आपको इनसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एफ एम करते हैं हम लोग यहाँ पर, एफ एम निकालेंगे तो 5 छंगे 30 होगा, 15 दहम में 150 होगा, 25 9 225 होगा, 35 गुणे 4 140 होगा, 45 गुणे 11 11 5 55, 11 चौके 44, 44 5 क्या होता है 49। करेक्ट है, ये सिग्मा ऑफ एफ एम होगा। यहाँ पर जोड़ दीजिए, सिग्मा ऑफ एफ एम है। आप प्रत्येक को जोड़िए, देखिए कितना हो जाता है। जोड़िए, 5 5 10 है, जैसे हम लोग ऐसे सिंपली जोड़ देते हैं इसको पूरा का पूरा। 495 है और इसको मान लो 500। ठीक है, 501 600, 602 800 और 840 है, 840 है, और इसको अगर हम लोग 30 कर लें तो 870 हो गया, 970 हो गया, 970 50, 1020 है, 1050 होगा। जोड़ करके कितना आ जाएगा बताएं, 1050 होगा। जोड़ करके देख लीजिएगा, यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा। और इसके बाद सिग्मा ऑफ एफ अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं, जैसे मुझे जहां तक उम्मीद है कितना ही होगा, और अगर नहीं होता है तब भी आ जाएगा। एक बार चेक कर लीजिए आप लोग, सब लोग जोड़ करके देख लीजिएगा, कहीं दिक्कत हो तो बताइएगा। 5 5 10 है, शून्य कर दिया, कैरी 1, 9 1 10, 10 4 14, 14 2 16, 16 5 21, 21 3 24 है। कुछ गलत लिखा है मैंने की जगह, छोटा सा मिस्टेक है, 1040 होगा। सिग्मा ऑफ एफ मतलब बारंबारताओं का जोड़ क्या होगा, सिग्मा ऑफ एफ। जोड़िए कितना होगा, 6 4 10, 10 10 20, 6 4 10, 11 10, 11 9 20। देखो ये 20 हो गया, ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, तो 20 20 10 30 10 40, कितना हो गया 40 है सिग्मा ऑफ एफ। तो फ्रीक्वेंसी के लिए अब इसका एक्स बार कितना हो गया, एक्स बार हो गया 1040 डिवाइड बाई 40। देखिए 4 दूना 8, 4 छंगे 24, 26 आएगा। 26 4 दूना 8, 2 4 छंगे 24, 26 हुआ।
और 26 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है, पहला ऑप्शन है 26 है ना, 1040 था, करेक्ट है। तो 26 है जो पहले ऑप्शन में आपको दिया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा जिससे कि आपका कंफर्म हो जाए, पहला ऑप्शन क्लियर है, गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। यदि एबीसी धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं, क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं, तो आपसे इसका मान पूछा गया है। जो लोग इसको क्लियर कर सके बताएं। जैसे क्या लिखा देखिए, रूट ए की पावर -1 बी है, रूट बी की पावर -1 सी है और रूट सी की पावर -1 क्या है, ए है। चलिए हम सबसे पहले देखिए ऐसे ही एक काम कर सकते हैं, क्योंकि सब में देखो ये रूट है, स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट, एक ही रूट के अंदर ही सबको लिख दें, लिख सकते हैं। हाँ, ए की पावर -1 है, बी है, ए की पावर -1 है, आप लिखो चाहे ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, बी कर दो, बी की पावर -1 है, सी कर दो, सी की पावर -1 है, ए कर दो। और आप सबको पता है अगर बेसिस सेम होती है तो पावर जुड़ जाती है, बेसिस सेम होगी तो पावर जुड़ेगी, -1 + 1, क्योंकि देखो यहाँ पर ए की पावर 1 है, ठीक है। इसी तरह से आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, लिखिए बी की पावर 1 है, यहाँ पर 1 - 1, इसका भी हो जाएगा 1 - 1। ऐसे सी की पावर भी देखो 1 - 1 होगा। कुल मिला के यहाँ पर क्या होगा, ए की पावर 0, बी की पावर 0, सी की पावर 0, और किसी की पावर 0 1 होता है, जिसका पूरा मान ही 1 हो जाएगा। समझ रहे हैं, इसका पूरा मान ही देखो। अगर शॉर्टकट उसका समझना है तो कई सारे ऐसे टर्म है जहां पर वैल्यू उसके बीच होती है, ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल वहां पर हमें पूरा करना ही पड़ेगा, ठीक है। 9वें प्रश्न का उत्तर पहला ऑप्शन है, जितने लोगों ने बताया एकदम सही है, एकदम सही पहला ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये आप लोग को तुरंत बता देना चाहिए, त्रिकोणमिति का ऐसा प्रश्न दिख सकता है जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर बेस्ड होता है। तो लिखा है 3 tan थीटा बराबर 4 ना। आपसे पूछा क्या है, देख पा रहे हैं, 3 sin थीटा + 2 cos थीटा डिवाइड बाई 3 sin थीटा -2 cos थीटा। चलिए इसका मान बताइए क्या हो जाएगा, कैसे निकालेंगे। लिखिए tan थीटा = 4/3। tan थीटा मतलब क्या होता है, sin थीटा डिवाइड बाई cos थीटा, जो कि 4/3 है। अब पूरे समीकरण में आपको साइन और cos की ही जरूरत है, साइन और cos की ही नीड है, तो साइन की जगह आप क्या पुट करो 4 और cos की जगह 3 उठा के रख दीजिए। 3 × 4 कर दो प्लस 2 × 3 कर दो डिवाइड बाई 3 × 4 कर दो -2 × 3 कर दो, तो यहाँ पर होगा 12 + 6, नीचे जाइए 12 - 6, 12 6 18/6 करे, 6 3 18 है नहीं, ना तो पहला ना दूसरा ना तीसरा, यहाँ पर ई ऑप्शन होगा राइट सोल्यूशन। ई ऑप्शन बताइए, एकदम बिल्कुल होगी। मैंने पहले से बनाया था पुनीत कि ये क्लासेस सबके लिए उपयोगी होगा, स्टार्टिंग से मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया था, तो आप लोग समझ गए ना। यहाँ पर तो इसका उत्तर क्या है, ई ऑप्शन है, करेक्ट आंसर आप लोग निकाल सकते हैं। 10वें क्वेश्चन का करेक्ट हल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके पास देखिए ऐसा, मैं बहुत ज्यादा मतलब यहाँ पर डिटेल पे भी नहीं जाना चाहता हूँ, मैं सोचता हूँ कि आपको इंपॉर्टेंट चीजें मिल जाए जो टर्म में रहें, दिमाग में रहें, और आप जब एग्जाम देने जाएं तो कम से कम एक कनेक्टिविटी आपकी बनी रहे और आप उत्तर दे आए। क्वेश्चन क्या है, देखो एक बहुपद है, पॉलिनोमियल इसको कहिए, x³ है, -10x² है, +2x है, +3 है। इसको हम x + 1 से विभाजित करते हैं। विभाजित करने पर आपको पता है, जैसे पूछ रहा है कि रिमाइंडर क्या होगा, तो देखो अगर विभाजित करने पर यह मान इससे पूर्णतः विभाजित होगा तो शेषफल 0 होगा, और नहीं होगा तो शेषफल कुछ आएगा। और कभी भी अगर एक पॉलिनोमियल को एक दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करो जिसकी डिग्री ज्यादा हो, जिसकी डिग्री कम हो, तो या तो यह इसका फैक्टर होगा तो रिमाइंडर 0 देगा, नहीं फैक्टर होगा तो रिमाइंडर कुछ और वैल्यू देगा। बट उस रिमाइंडर को और यह डिसाइड करना कि इसका फैक्टर है कि नहीं, इसका तरीका समझिए क्या होता है। अगर आप इसको कह रहे हैं कि पॉलिनोमियल हमारा px है, कितने के बराबर, x³ -10x² + 2x + 3। आप यहाँ से जो सेकंड है मान लीजिए इसको qx कह दीजिए, क्या कह दीजिए, qx कह दीजिए। यहाँ से जो हमारे पास x + 1 है बराबर 0 करिए और x बराबर -1 करिए। ये अगर हम p -1 कर दें, अर्थात x की जगह -1 पुट कर दें और -1 रखते ही अगर यह मान 0 हो जाए, तब तो x + 1 इसका एक गुणनखंड है और x बराबर -1 इसका एक रूट है, मूल है, हल है। फिलहाल चेक करके देखो क्या होता है, अगर नहीं कुछ होगा तो वही रिमाइंडर है। -1 की पावर 3 है, 10 × -1 का होल स्क्वायर है, -1 का होल स्क्वायर है, +2 × -1 है, +3 है। हल करिए, -1 का होल क्यूब -1 होता है, -1 का होल स्क्वायर 1 होता है, -10 लिख दीजिए इसको, -2 करिए +3 करिए, ये देखिए इससे खत्म होगा, वैल्यू -10 आएगी। -10 इसका राइट सोल्यूशन है, सी ऑप्शन नोट कर लीजिएगा, ठीक है।
सी ऑप्शन -10 इज द करेक्ट सोल्यूशन इस प्रश्न के लिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, सबका उत्तर आया है। अगर यही 0 आता तो यह पूरी तरह से उसका एक गुणनखंड ही होता। ठीक है, वो भी तो शेषफल ही एक तरह से देखा जाए तो। अब ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, बड़ा अच्छा से भी सम है। सुशील ने एक वर्ष में कितने पैसे कमाए, पढ़िए। एक वर्ष में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 6 लाख रुपए कमाए। अगर कोई एक साल में 6 लाख कमाता है तो उसका पैकेज क्या है, 50,000 रुपए महीना, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। 50,000 गुणे 12 कर दो, 6 लाख रुपए का पैकेज हो गया। पहले महीने के बाद हर महीने उसकी पिछली महीने की तुलना में 1,500 रुपए अधिक मिलता है। मतलब जो पहले महीने उसकी सैलरी थी, हर महीने के चेंज होते ही उसकी सैलरी 1,500 रुपए बढ़ जाती है। जैसे मान लो पहले महीने अगर उसने ए रुपए कमाए तो अगले महीने ए प्लस 1,500 हो गया। इसी तरह से अगले महीने ए प्लस 3,000 होगा। इसी तरह से उसकी सैलरी बढ़ती चली गई। ठीक है, जो भी पैसा था ए का मान, उसमें 1,500 1,500 1,500 ऐसे बढ़ता चला गया। ये देखिए वृद्धि कितने की हो रही, 1,500 की। अगर आप सोचो तो यह जो क्रम है, यह जो व्यवस्था है, इसको अगर आप सोचो तो यह एपी के फॉर्म में। कैसे है, एपी अर्थात अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्म में है। ऐसा क्यों, क्योंकि कॉमन डिफरेंस दिख रहा है, सब में 1,500 का इंक्रीज दिख रहा है। तो कॉमन डिफरेंस अगर पदों के बीच में होता है तो वह श्रेणी 15, वह श्रेणी आपकी समांतर श्रेणी कहलाती है। और समांतर श्रेणी में अंत में जो प्राप्त हो रहा है 6 लाख, यह इन पूरे 12 महीनों का, क्योंकि देखिए लिखा होगा कि पहले महीने के बाद हर महीने उसने पिछले महीने की तुलना में 1,500 कमाया। उसने पहले महीने में कितना कमाया, अब आपके दिमाग में आ रहा 12 क्या है, 1 वर्ष है। पूरा समय देखो क्या लिखा, 1 वर्ष, और 1 वर्ष मतलब 12 माह होता है। तो पूरे 12 माह में उसने 6 लाख रुपए कमाए थे। तो यहाँ पर अगर इसको हम समांतर श्रेणी मान लें, इसको समांतर श्रेणी मान लें, जिसमें जो पहला पद है फर्स्ट टर्म, हाँ फर्स्ट टर्म मतलब पहले महीने की तनख्वाह, उसको हम ए मान लें। कॉमन डिफरेंस मतलब सार्वंतर, हाँ सार्वंतर को हम क्या मान लें, डी मान लें। सार्वंतर पहला जो महीने का तनख्वाह है उसे ए मान लें, सार्वंतर डी मान लें। यस्यन पूरे 12 महीने की जो तनख्वाह है वह 6 लाख रुपए है, 6 लाख रुपए है। तो आपको बताना है कि पहले महीने उसने कितना कमाया था। आप सब में मुझे लगता है सबको पता होगा, यस्यन इज इक्वल टू एन बाई 2, हाँ 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसने कितने माह में कमाया है, 12, n का मान 12 तय है। अब आप उठा के पुट कर दो यहाँ पर सारी वैल्यू, आपको अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा कि पहले महीने की सैलरी उसकी क्या थी। देखिए कई सारे लोगों ने हमें बताया, दीपक ने, सोनू ने, बढ़िया लग रहा है रिस्पॉन्स आपका। इसकी जगह लिखो 6 लाख, 6 लाख, ये 6 लाख लिख दिया, करेक्ट। n बाई 2 12/2 होगा, 2a ये ही पता करना है। 12 में से 1 निकलेगा 11 होगा, डी का मान कितना होगा 1,500, ये रख दीजिए। ठीक है, अब आप इसका हल कर डालिए, ये 2 छंगे 12 होता है, 6 से इसको डिवाइड कर दे 1 लाख होगा, 1 लाख करेक्ट है। और यहाँ पर होगा 2a प्लस 0 0 11 5 55, 5 हासिल 5, 11 1 11 5 16, 16,500 जाके घटेगा 16,500, घटा दीजिए, यहाँ खत्म कर दीजिए। 0 हुआ 0, 10 से 5 5 होता है, 9 से 6 3 होता है, 9 से 1 8 होता है। 83,500 डिवाइड बाई 2 करिए, ए का मान निकालना है। 2 चौके 8, 2 1 2, 2 7 14, 2 5 10, 41,750 है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, 41,750। ठीक है, बी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है, बहुत बढ़िया। देखिए कई लोगों ने हमें उत्तर दे दिया था। तो इस तरह से आपको पहले महीने 41,750, फिर 1,500 जुड़ेगा, फिर अगले महीने 1,500 जुड़ेगा, फिर अगले महीने 1,500, इस तरह से जुड़ता जाएगा और हर महीने के हिसाब से 1,500 का इंक्रीज होता जाएगा पूरे साल भर में। हालांकि अगर इक्वल मिलता तो कितना मिलता, 50,000 का पैकेज था उसका, लेकिन ये 50,000 का पैकेज नहीं है, इसको ऐसे ही डिफाइन हम लोग को करना होगा। आई बात है समझ में, क्लियर कर लीजिए आप लोग, कंफर्म होता रहे जैसे कोई डाउट ना बने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, लेकिन मैं बता रहा हूँ बहुत लोग कंफ्यूज होंगे इसमें। ये क्वेश्चन है अच्छा, त्रिकोणमिति का देखने में छोटा लगेगा लेकिन कंफ्यूजन है। क्वेश्चन क्या है, साइन 265 डिग्री माइनस कॉस 265 डिग्री का मान क्या है, धनात्मक है, ऋणात्मक है, शून्य है कि सब है कि नहीं है। आप ध्यान से देखिए और बताइए। इसको मैं थोड़ा सा जैसे एक साथ अगर प्रेजेंट करना चाहूँ, लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ कि नहीं। जैसे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन 270 माइनस अगर मैं 5 डिग्री कर दूं 270, क्योंकि 270 माइनस थीटा का रूल चल सकता है। यहाँ भी आप लिख सकते हैं कॉस, क्या बताइए कॉस, इसको भी जैसे अगर हम प्रेजेंट करना चाहें तो इसको भी हम लिख सकते हैं 270 माइनस 5, इसको भी लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ पर आपको पता है साइन 270 माइनस थीटा क्या हो जाता है, माइनस कॉस थीटा। ये माइनस कॉस 5 डिग्री हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा, कॉस 270 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, प्लस कितना होगा
साइन थीटा। तो आप इसको लिख सकते हैं साइन 5 डिग्री, साइन 5 डिग्री माइनस कॉस 5 डिग्री, माइनस कॉस 5 डिग्री प्लस साइन 5 डिग्री। अब आपको पता है कि यहाँ पर जो वैल्यू आएगी साइन 5 की, ये आपकी क्या हो जाएगी बताइए, ये ऋणात्मक हो जाएगी। अगर यह नेगेटिव है, यह भी नेगेटिव है, तो कन्फर्म है कि यह मान आपका क्या आ जाएगा, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव क्यों आएगा आप समझिए इसको। अगर आप लोग देखिए बता रहे हैं बहुत सारे लोग यहाँ पर, आपको पता है कि कॉस थीटा का मान जो होता है, जैसे आप सोचो माइनस कॉस 5 बोला है, माइनस कॉस 5 कहाँ पे आएगा दिखेगा, मान मतलब कॉस 5 पे जो आएगा वही आपका नेगेटिव वैल्यू देगा। कॉस का मान जैसे आपको पता है कि कैसे डिसाइड होता है, कॉस का मान आपको कंफर्म है। आप अगर साइन 5 और कॉस 5 सोचो, जैसे यह मान बताओ, आप मुझे कंफर्म करो, कॉस 5 का मान और साइन 5 का मान, बोलिए क्या होगा, कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। जैसे आपने ऐसे पढ़ा है ना, याद रखिए, आपने जैसे ऐसे पढ़ा है, मैंने लिखा 0, मैंने लिखा 30, मैंने लिखा 45, मैंने लिखा 60, मैंने लिखा 90। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। अब मैंने लिखा यहाँ साइन, मैंने लिखा कॉस, ध्यान से देखिएगा। साइन 0 पर 0 होता है, 30 पर 1/2 होता है, 45 पर 1/√2 होता है, और 60 पर क्या होता है, √3/2 होता है, और यहाँ पर 1, 0 से देखिए 1 पर पहुंच गए। कॉस का मान 0 पर 1 होता है, यहाँ पर √3/2 होता है, यहाँ पर 1/√2 होता है, फिर आपका कम होता चला जाता है, और कम होगा तो 1/2 होगा और ये 0 होगा। तो आप देख रहे हैं डिक्रीजिंग आर्डर में होता है, रिड्यूसिंग आर्डर में होता है, और यह इंक्रीजिंग आर्डर में होता है। तो इसलिए यहाँ पर इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, इसकी वैल्यू भी नेगेटिव होगी, दोनों नेगेटिव होंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा बताइए, यहाँ पर आपका कितना आएगा, नेगेटिव आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी में दिया गया है। इस प्रश्न का उत्तर अगर आप नेगेटिव लगाओगे तो सही उत्तर है, नेगेटिव लगाइएगा, एकदम कंफर्म है। जो लोग नेगेटिव बता रहे एकदम परफेक्ट बता रहे हैं। तो 13th क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर उत्तर कितना है, उत्तर है आपका बी ऑप्शन है। क्लियर है, चलिए हाँ अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय मतलब इरेशनल, इरेशनल है। आइए चेक करते हैं, ऑप्शन की बात किया जाए, जैसे कोई भी भिन्न हम कह दे कि जो नाइदर टर्मिनेटिंग हो, ठीक है, नाइदर टर्मिनेटिंग हो, नाइदर टर्मिनेटिंग हो और नार रिपीटिंग हो, नार रिपीटिंग हो, जिसे कहते हैं ना तो कटे ना ही आवर्ती हो, वही आपकी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बाकी सारी की सारी संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय होती है। जैसे हम ऑप्शन चेक करें, मान लीजिए पहला दिया है, ये देखिए, अगर इसको सोचो ना तो इसे हम कहेंगे यह टर्मिनेटिंग है, यह टर्मिनेटिंग है। क्यों टर्मिनेटिंग है, 0.01516 जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं ना, वो आपके कटते नहीं हैं, तो कटते नहीं है। और दूसरी चीज देखो, जैसे अगर जो नहीं कटते हैं वो आवर्ती हो जाते हैं। आवर्ती होने का मतलब एक पद, जैसे 1/3 आप हल करो, 1/3 तो आप लिखते हैं 0.33333333 टिल द इनफाइनाइट, इसे आवर्ती होना कहते हैं। यह टर्मिनेट हो जा रही है, शांत है। ठीक है, इसकी बात करो, यह आप देखो ना, यह टर्मिनेटिंग तो नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन इसके साथ साथ रिपीटिंग है। रिपीटिंग है मतलब आवर्ती है। कैसे है आवर्ती बताइए, ऐसे है, देखो लिखा है 0.1516 के ऊपर बार लगा, इसका मतलब ये लिखा जाएगा 0.151615161516। ये रिपीट कर रहा है, एक पेयर यहाँ पर अपने आप को दोहरा रहा है, रिपीट कर रहा है। तो यह भी आपकी क्या नॉन टर्मिनेटिंग तो थी, लेकिन रिपीटिंग है। रिपीटिंग है तो परिमेय है, रिपीटिंग है तो परिमेय है, टर्मिनेटिंग है तो भी परिमेय है। अब बचता है अगला, जैसे इसको देखिए, ये देखिए डॉट 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 का मतलब पहली चीज तो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, अशांत है। इसके बाद कोई ऐसा पैटर्न, कोई ऐसा पैटर्न क्या अपने आप को रिपीट कर रहा है, दोहरा रहा है, नहीं। तो यह नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन नॉन रिपीटिंग है, इसलिए यह संख्या आपकी क्या है, अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय है। तो यहां पर अगर आप सी ऑप्शन को अपरिमेय लगाओगे एकदम परफेक्ट है, सी ऑप्शन एकदम परफेक्ट है 14 नंबर का, और यही संख्या आपकी क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। गलती से बी ऑप्शन मत लगाइएगा, बी ऑप्शन परिमेय संख्या होगी। बी ऑप्शन कौन बता रहा है भाई, बी ऑप्शन परिमेय संख्या होगी। जैसे अगर लिखा है 1/3, इसका मान होता है 0.33333333 टिल द इनफाइनाइट, अर्थात 0.3 के ऊपर बार, तो क्या मैं इसको अपरिमेय लिखूंगा, नहीं, इसको मैं परिमेय लिखूंगा, परिमेय लिखूंगा। करेक्ट है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन अपरिमेय है, बाकी सब परिमेय है। क्लियर, चलिए कोई दिक्कत इसमें नहीं। आगे बढ़ते हैं, इसको अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा। लीजिए प्रोबेबिलिटी के प्रश्न हैं, और बहुत अच्छे से सारे प्रश्नों को 2-3 प्रश्न मैं यहाँ दे देता हूँ आपको। मैंने कार्ड का कॉन्सेप्ट कल दिया था आप लोगों को, अगर कार्ड का कॉन्सेप्ट आप जानते हैं तो मुझे लगता है कि इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छी तरह से फेंटी गई, फेंटना सफल्ड करना, ठीक है, बेल सफल्ड, फेंटी गई 52 ताशों की एक गड्डी में से, मतलब 52 पत्तियां हैं एक गड्डी में,
एक ताश खींचा जाता है, बाहर निकाला जाता है, प्रत्येक परिणाम संभाव हो मतलब समान हो, ठीक है। इसकी प्रायिकता क्या है कि ताश ईट डायमंड नहीं होती है। जैसे आपको पता है कि 52 का क्रम है, 52 का क्रम है, 52 को दो पार्ट में बांटा जाता है, 26 और 26, ब्लैक एंड रेड। 26 में आपको पता है कि 13 होता है, स्पेड चिड़ी होता है, हुकुम होता है, ईट होता है, और क्या होता है, ईट होता है, और एक पान होता है, क्या होता है, ऐसे ही होता है ना। तो यहाँ पर 13 13 का क्रम होता है, 13 13, फिर इसके भी 13 और 13 इस तरह से होते हैं। इसमें 4 ग्रुप में जो बढ़ता है उसी में से एक ईट होता है, एक उसी में से क्या होता है, ईट होता है। अभी अगर 13, जैसे इसने कहा कि अगर हम उसको खींचते हैं और उसमें ईट नहीं है तो उसकी संभावना क्या है। तो आप बताओ, अगर मैं आपसे कहता कि ईट होने की प्रायिकता क्या है, ईट होने की प्रायिकता क्या है पता है, ईट होने की प्रायिकता, क्योंकि ईट की संख्या कुल कितनी है 13, आप लिख सकते हो 13/52, 13/52, 13 1 के 13, 13 चौके 52, 1/4। ईट होने की प्रायिकता 1/4 है। अगर कभी आपको किसी चीज के होने की प्रायिकता, होने की अगर प्रायिकता आपको दिया है m/n, ठीक है, तो ना होने की प्रायिकता क्या होती है, ना होने की जो प्रायिकता होगी वो कितनी होती पता है, वो होती 1 - m/n। तो अगर होने की प्रायिकता 1/4 है तो ना होने की प्रायिकता 1 - 1/4 होगी, जो ईंट नहीं होगा तो इसका मान आ जाएगा 3/4। 3/4 देखिए दिया है बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन अगर लगा रहे हो तो सही है। ईंट होने की प्रायिकता अगर 1/4 है, क्योंकि ईंट की टोटल संख्या 13 है और पूरे 52 पत्ते हैं, तो 13/52 कर दीजिए, तो ईंट होने की प्रायिकता 13/52 है, 1/4 है, तो ना होने की प्रायिकता 1 - 1/4 है, अर्थात 3/4 है। तो 3/4 आपका आंसर सही हो जाएगा। तो आपके जितने भी प्रश्न ऐसे बन सकते हैं मैं उसको सब करा दे रहा हूं, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक ताश की गड्डी के 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है, इस पत्ते के इक्का या पान का पत्ता होने की प्रायिकता क्या है। ध्यान समझिएगा, यहां भी ऐसे 52 है, यहां भी 52 है, 52 को दो भागों में बांट दो, 26 26, 26 को फिर दो भागों में बांट दे, 13 13, फिर से देखिए दो भाग में बटा 13 13, करेक्ट है। अब आप समझिए, हर हर सभी के पास एक इक्का होगा, इसके पास भी इक्का है, इसके पास भी इक्का है, इसके पास भी इक्का है, इसके पास भी इक्का है। एस कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एस, एस कहते हैं, जिसे एक से प्रेजेंट किया जाता है, एक से। तो कुल मिला के अगर इक्का की बात किया जाए तो 4 इक्के हैं। तो एक बात दिमाग में रख लीजिए, इक्का होने की प्रायिकता कभी भी, जैसे आपसे नॉर्मली प्रश्न पूछ लिया जाता है इक्का होने की प्रायिकता क्या है, तो इक्का होने की प्रायिकता आप समझ लो इक्का की, अर्थात एस की प्रोबेबिलिटी पी ऑफ एस कितना होगा पता है, 4/52। कितना है, 4/52, ऐसे रहने दीजिए। इसके अलावा जैसे इसने कहा इक्का या पान, अब आपको पता है कि इन्हीं में से एक ग्रुप होगा पान का, चलो इसको मान लेते हैं पान का है। पान में टोटल कितने हैं, 12 13, तो पान के होने की प्रायिकता बताओ क्या है, पान, पान के होने की प्रायिकता 13/52 है। अब आपको पता है कि यहां पर इक्का होने की 4/52 है, पान होने की 13/52 है, पान होने की 13/52 है, बट आपको पता है इस पान में से भी एक इक्का लिया गया था जो ऑलरेडी यहां पर हम ले चुके हैं। तो अगर इनकी संपूर्ण प्रायिकता बनानी है तो लिखो 4/52, पूरे इक्का की प्रायिकता कितनी हो गई, 4/52, उसमें हम पान वाला जोड़ दें 13/52, बट उसमें से आपको 1/52 घटाना होगा। क्यों घटाना होगा, क्योंकि हम इक्का में एक बार इस पान में भी एक बार ले चुके हैं इस एस को, और इसके पहले भी ले चुके थे एक को। तो यहां से आपको क्या करना होगा, 4/52 इक्का की प्रायिकता, 13/52 पूरे इस ईंट की या पान की प्रायिकता, पान में और इक्का में दोनों में 1/52 कॉमन है तो उसको घटाना पड़ेगा, लेकिन एक बार लेना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर सोल्यूशन कितना होगा, 13 4 17 में से एक निकलेगा 16, और नीचे सबके 52 है, तो 16/52 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा। 16/52 अगर आपने बताया है तो परफेक्ट है, 17/52 नहीं होगा, ठीक है, 16/52 होगा, क्योंकि 4/52 और 13/52 में से 1/52 अर्थात 1/52 हमें रिड्यूस करना होगा, घटाना होगा, हमें घटाना होगा। दिस इज 16/52, दैट इज द राइट सोल्यूशन। इस प्रश्न का हल है, करेक्ट आंसर है, ठीक है, बी ऑप्शन। यहां पर भी देखिए, ताश के 52 सामान्य पत्तों की गड्डी में से दो पत्ते एक एक करके निकाले जाते हैं। 52 पत्ते हैं, 52 में से दो पत्ते एक एक करके निकाले जाते हैं। प्रायिकता ज्ञात कीजिए जबकि प्रथम पत्ता इक्का, पहला क्या हो, इक्का एस, और दूसरा रंगीन पत्ता, रंगीन पत्ता को ऑनर्ड कार्ड कहते हैं,
ऑनर्ड कार्ड, ऑनर कार्ड, ठीक है। ऑनर कार्ड जिसे ऑनर किया जाता है, जिसे आप फेस कार्ड भी कह सकते हैं, ऑनर कार्ड, ठीक। दरअसल इसको आप चाहे तो फेस कार्ड भी कहिए। फेस कार्ड कौन कौन होते हैं? प्रत्येक में किंग है, क्वीन है, जैक है और एस। यहां पर ये चार जो होते हैं, फिलहाल एस एक होता है लेकिन इसको भी हम इक्का करके समझते हैं, तो चार इसमें ऑनर कार्ड होते हैं सब में। तो चार सब में होंगे क्योंकि 13-13 का ग्रुप बनता है, 13-13 का ग्रुप बनता है, चार इसमें भी, चार इसमें भी, चार इसमें भी, चार इसमें भी। तो कुल मिला के अगर हम सोचे तो ऑनर कार्ड कितने हो गए? ऑनर कार्ड हो गए 4 गुणे 4, मतलब कितने हो गए बताएं? 16। 16 टोटल ऑनर कार्ड हो गए। अब अगर आप एक बात समझो, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, इसके पहले क्या था? एस की प्रायिकता क्या होती है? एस को सोचो तो एस कितनी बार है? 4, टोटल कितना होता है? 52। अब जैसे इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, अगर देखा जाए तो यह जो स्थिति बन रही है इसमें टोटल, अगर वर्डिंग को अच्छे से पढ़िए, 52 ताश के पत्तों में से 2 पत्ते एक एक करके निकाले गए, प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है, जबकि प्रथम पत्ता, पहले एक पत्ता निकला, उसके एस होने की, उसके इक्का होने की प्रायिकता कितनी होगी बताओ? 4/52, 4/52। जब वह निकल गया तो बताओ कितने बचे? 51 बचे। कितने बचे? 51। ध्यान दीजिएगा, वह 51, जब वह निकल गया तो 52 में से एक तो चला ही गया है, पॉसिबिलिटी 4 की है 52 में से, बट एक निकल गया ना, तो बचे कितने? 51। अब हमारे पास, हमको पता ऑनर कार्ड 4-4-4 सब में होते हैं, पूरे 16 होते हैं, बट मान लो जो यहां पर एक था एस, वही गया है, तो इसके पास कितने बचे होंगे? 15। ये दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं, इसे इंडिपेंडेंट इवेंट कहते हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब होता है एक दूसरे से किसी का कोई लेना देना नहीं होता है। इसकी प्रायिकता निकालने के लिए अगर कभी ऐसा आ जाए तो P ऑफ A इंटू P ऑफ B करना होता है। दिस इज कॉल्ड द इंडिपेंडेंट इवेंट। इसी को हम प्रेजेंट किससे करते हैं पता है? P ऑफ A यूनियन B से, A इंटरसेक्शन B से। P ऑफ A इंटरसेक्शन B को हम लोग यहाँ पर इंडिपेंडेंट इवेंट कहते हैं, तो हम इसको P ऑफ A इंटरसेक्शन B कह सकते हैं, दैट इज इक्वल टू P ऑफ A इंटू P ऑफ B। पहले A से निकला था 4/52, अब 4 में से, मतलब जैसे टोटल अपने पास कितने बच गए? 51 बचे, और 4 में हो सकता है एक इसका भी रहा हो, तो यहाँ 15 बचा। अब इसका सोल्यूशन कर डालिए, देखिए क्या स्थिति बनती है, क्या नंबर आता है। जैसे हम देख रहे थे 3 × 5 = 15 होता है, 3 × 1 = 3, 3 × 7 = 21, करेक्ट है। 4 × 5 = 20 होगा, 4 × 5 = 20, 2 से काट दीजिए, 4 से 13 बार, 4 से 13 बार, ऊपर 5 हो गया, 13 × 7 = 91, 13 × 1 = 13, 9 = 22, 5/221। बी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है परीक्षा में, समझ रहे हैं? यस, हाँ, क्लियर। ये से ही प्रॉब्लम होती है। देखो, अगर प्रोबेबिलिटी का सबसे बड़ा जैसे थीम ही यही होता है कि आप कहाँ पे क्या किसको अप्लाई कर ले, और अभी वर्तमान समय में जैसे हम अगर एकदम फाउंडेशन नहीं पढ़े हैं, और मुझे भी इन सब चीजों को पढ़ाने में समय लगेगा, इतना आसान नहीं होता कि हम एक क्लास में एक क्वेश्चन बता के हम सारी चीजें कंफर्म कर सके। खूब अभ्यास कराया जाता है, खूब प्रैक्टिस कराई जाती, तभी होता है। अभी के लिए सबसे बेहतर यही है कि प्रश्न के हिसाब से तैयार कर ले। हो सकता है ऐसा रिलेटेड प्रश्न आपको एग्जाम में दिख जाए तो ये बातें हमारे दिमाग में आ जाए और इसका उपयोग कर सके। इसके लिए प्रॉपर जैसे डिटेल से हम लोग को पढ़ना होता है, खूब समय देना होता है, तभी हो पाता है, नहीं तो ऐसे नहीं हो पाता। इसको आप लोग स्वीकार करो, ठीक है। जैसा कराया जा रहा है उस हिसाब से करिएगा। एक तार की त्रिज्या, सबसे पहले तार समझो क्या है। तार जान लीजिएगा, तार हमेशा सिलिंड्रिकल शेप होता है। ये है तार, ये है तार, ठीक है। ये तार हमेशा सिलिंड्रिकल शेप होता है। इसने प्रश्न में क्या कहा? एक तार की त्रिज्या, इसकी अपनी त्रिज्या है, रेडियस ये है, और ये इसकी लेंथ है, हाइट, जिसे हाइट भी कह सकते हैं, तार की लंबाई 1/3 की जाती है। तार की त्रिज्या 1/3 करने पर उसकी लंबाई कितनी बढ़ जाएगी यदि आयतन उसका वही रहे, मतलब आयतन में कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो आप ध्यान से सोचो, आपके सामने स्थिति होनी चाहिए, जैसे पहले रेडियस अपनी थी, रेडियस में क्या रिलेशन रखना है आप बताइए। रेडियस मतलब जो त्रिज्या थी, त्रिज्या में हम लोग को ये रिलेशन रखना है। लेकिन इसके पहले जान लो, अगर तार सिलेंडर के शेप में है, बेलन के फॉर्म में है, तो बेलन का जो वॉल्यूम होता है πr² होता है, πr²h। त्रिज्या कह रहा है कि अगर हम कह दें कि यहाँ पर 3:1 के फॉर्म में हो रहा है,
यही तो बोला ना, 1/3 का मतलब 3 से क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। कह रहा आयतन वही रखना है, आयतन वही रखना है, तो ऊंचाई में कितना परिवर्तन होगा यही आपको बताना है। ठीक है, अब आपको सबको पता है कि जैसे अगर मान लो हम इसके आयतन में जाएंगे तो पाई आर स्क्वायर करेंगे, अर्थात इसका भी वर्ग करेंगे, इसका भी एक वर्ग करेंगे, 3 स्क्वायर। अब यहां पर हम लोग को ये ध्यान देना है कि दोनों बराबर रहें। बराबर रहने के लिए इसको 1 से गुणा कर दो, इसको 3 स्क्वायर से कर दो, अर्थात आपने देखा कि यह जो है आपके पास रेडियस से आर स्क्वायर हुआ है, ये आर स्क्वायर हुआ है और यह एच है, तो पाई आर स्क्वायर, पाई तो दोनों में मल्टीप्लाई रहेगा ही। अब इसका भी प्रोडक्ट देखिए, आर स्क्वायर इंटू एच, आर स्क्वायर इंटू एच, इसका प्रोडक्ट देखिए और इसका प्रोडक्ट देखिए, बराबर हुआ कि नहीं। मतलब अगर आपने त्रिज्या का 1/3 किया तो आपको आयतन को 9 गुना करना होगा। 1 से कितना करना होगा, 9 करना होगा। आयतन को 9 गुना करना होगा तभी जाकर के आयतन, सॉरी आयतन नहीं, ऊंचाई को 9 गुना करना होगा, तब आयतन आपका सेम बना रहेगा। ठीक, आयतन सेम बनाने के लिए आपको ऊंचाई को 9 गुना करना होगा। ये भी पूछ सकता है कि ऊंचाई में कितने % की वृद्धि होगी। जैसे अगर 9 गुना हुआ है ना, तो 9 गुना का मतलब होता है 800% की वृद्धि, 800% की वृद्धि। तो आप इस तरह से इसको अप्रोच बनाइएगा। सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है, 9 गुना इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस एक्स माइनस वाई का होल क्यूब के गुणनखंड है, मतलब इसमें कौन इसका गुणनखंड है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बताइए। सब लोग जैसे फार्मूले पर चलिए। इसमें आपको पता है x प्लस वाई क्या होता है, ये का होल क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। ये हो गया किसका मान, इसका। माइनस लगा दो और इसके लिए लिखो, क्या लिखना होगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई, ठीक है, माइनस 3x स्क्वायर वाई। और यहां पर ध्यान दीजिएगा, दरअसल नियम होता है x माइनस वाई का होल क्यूब क्या होता पता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x वाई, एक्स माइनस वाई। इसको जब ओपन करें तो देखिए क्या हुआ, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई माइनस माइनस प्लस 3x वाई स्क्वायर होगा। ठीक है, अब इसको ओपन जब करेंगे तो क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर, 3x वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई माइनस 3x वाई स्क्वायर। अब देखिए जो कैंसिल हो जाए खत्म कर दे, जैसे इससे खत्म हो गया और यह इससे खत्म हो गया, खत्म हो गया ना। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, वाई क्यूब है, यहाँ भी वाई क्यूब है, तो हो जाएगा 2i क्यूब प्लस 6x स्क्वायर, नहीं ये कितना है आपका दिख रहा है ना, ये आपका दिख रहा है 3x वाई स्क्वायर है, 3x वाई स्क्वायर है और 3x स्क्वायर वाई है। तो अगर मैं 3x वाई कॉमन कर लेता हूं तो x प्लस वाई हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा। 3 3 कितना हो जाएगा, जैसे अगर आप सोचो तो यहां पर हम लोग कितना लिख सकते हैं बताइए, 1 सेकेंड, कितना हो गया इसका सोल्यूशन, कोई बता रहा है इसका मान। देखिए मैं आपको जो बता रहा हूं एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा अच्छे से, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब 3x स्क्वायर वाई, ये मैंने गलत लिखा है दोनों, हाँ यहां पर क्या होना चाहिए, 3x स्क्वायर होना चाहिए, इसीलिए तो फंस रहा था, 3x स्क्वायर। तो उसके हिसाब से होगा वाई क्यूब मतलब 2i क्यूब प्लस 3 3 6 x स्क्वायर वाई, 6x स्क्वायर क्या होगा, वाई होगा। तो आप यहां से 2 कॉमन कर लीजिए, 2y कॉमन कर लीजिए, तो क्या बचेगा पता है, वाई स्क्वायर प्लस 3 वाई, 2y अगर हमने कॉमन कर लिया तो वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर, ठीक है, वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर। ये आपके पास पहला ही ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा। अगर हम प्रॉपर समीकरण फार्मूले का उपयोग करते हुए जाएंगे तो आपका जो गुणनखंड होगा कौन बन रहा है, पहला ही ऑप्शन, पहला ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, यस। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला, हाँ अब देखो जैसे एक, हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं, उस पर भी जा सकते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब पर भी जा सकते हैं, बहुत बढ़िया। वहां से भी अगर हम जाएं तो क्या हो जाता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब मतलब ए माइनस बी होता है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर पर भी जा सकते हैं, मतलब ए स्क्वायर प्लस, मतलब हम उस पर भी जा सकते हैं। बट ऐसे भी जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, इतना ओपन हो सकता है, इतना चीजें हो सकती है आप लोगों की। ठीक है, बट वहां पर भी जाकर के वो चीजें सेट करनी बाद में पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, कौन कौन बता रहा है इसको देखिए, पढ़िए अच्छे से बताइए। कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में कोण ए है 50 डिग्री, एक त्रिभुज है अपना, ये देखिए ए बी और सी, ए बी सी है, कोण ए का मान कितना है, एंगल है 50 डिग्री है।
तथा भुजा BC को D तक बढ़ाया गया, इस भुजा को D तक बढ़ाया गया, यदि ABC व ACD के अर्धक, हाँ, कि अर्धक मतलब इसका अर्धक और इसका अर्धक, ठीक है, इसका अर्धक एक दूसरे को बिंदु E पर काटते हैं। आप ध्यान से मेरी बात समझना, इसका मान 50 है, आप देख पा रहे हैं, कह रहा है कि एंगल ABC और ACD इसका अर्धक और इसका अर्धक, हाँ, एक दूसरे को कहां पर काटते हैं, E पर काटते हैं। पूछा, देखिए यहां पर काट रहे हैं E पर, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, कोण E, अर्थात इसकी वैल्यू आपको बतानी है। आपको वैसे भी कंफर्म है, जैसे यह जो एंगल होगा वह किसके बराबर होता है, इन दोनों के सम के बराबर होता है। जैसे अगर कभी भी कोई हम ट्रायंगल बनाते हैं तो यह एंगल किसके बराबर होगा, अगर यहाँ A है यहाँ B है तो यह A प्लस B होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो यह एंगल 50 प्लस दिस इसके बराबर होगा, और जितना है यहाँ पर यह इसका आधा ही रहेगा। अगर मान लो हमने इसको A/2 लिखा है, इसी क्रम में इसका भी आधा यह है, तो यह मान हमेशा और हमेशा ऐसी कंडीशन में आप लिख लो, यहाँ पर जो कोण E होगा ना, वह सीधा सीधा जो एंगल अपना A है, एंगल A/2 होगा, अर्थात 50/2 होगा। 50/2 कितना होता है, 25 डिग्री होगा। इसका राइट सोल्यूशन 25 डिग्री होगा। जो लोग 25 बताए एकदम कंफर्म है, ठीक है, यस, ओके। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो 20वें प्रश्न का करेक्ट हल कितना है, 25 डिग्री है, 25 डिग्री राइट सोल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा, किसी बारंबारता बंटन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के समांतर माध्य, मतलब मीन, जिसे आप मीन कहते हैं, हम x बार से प्रेजेंट करते हैं, माध्यिका जिसे मीडियन कहते हो, हाँ मीडियन कहते हो, यम से लिखते हैं हम लोग इसको, यम से, इसे x से, और इसके अलावा क्रमशः दिए हैं, जैसे ये आपका x बार है, ये आपका यम है। तो आपसे क्या पूछा है, मोड, बहुलक, मोड पूछा है, बहुलक जिसे z कहते हो। रूल होता है मोड अर्थात बहुलक z इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन, 3 मीडियन माइनस 2 इंटू मीन, ठीक है, 2 इंटू मीन, ये होता है। तो आप इसको लगाइए, देखिए कैसे क्या हो जाएगा। बहुलक इज इक्वल टू अर्थात मोड इज इक्वल टू 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। तो 3 गुणे माध्यिका कितनी है अपनी, 26 है, माइनस 2 गुणे माध्य कितना है, 25.5 है। 26 या 78 होगा, माइनस 50 होगा, 28 आएगा। कितना आएगा, 28, 28 आ रहा है ना, 3 छंगे 18, क्योंकि देखो समांतर माध्य आपका 25.5 है, माध्यिका आपकी 26 है, तो 26 गुणे 3, 3 छंगे 18, 3 दूना 6, 78 हो गया, माइनस 25, 25.5 का आधा, 25.5 का आधा आपका कितना होगा, 51 होगा, 50 नहीं होगा, ये डाउट होता है ना। कितना हो जाएगा, 7 होगा, 2 27 होगा। 27 पहला ऑप्शन इस प्रश्न का हल है, 27, गुड, 27 इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन है, बहुत बढ़िया। चलिए 21वां क्वेश्चन है, 21वां प्रश्न है, 27 आप लोग लगा लीजिए, राइट सोल्यूशन है। क्लियर हो गई बातें, आगे बढ़ता हूं मैं। अब ऐसे क्वेश्चन भी आपके सामने बनते हैं, एक संख्या को अगर 114 से भाग कर रहे थे, मतलब 114 से भाग कर रहे थे तो 21 शेषफल आ रहा था। एक संख्या को अगर 114 से भाग कर रहे थे, 21 शेषफल आ रहा था। यदि उसी संख्या को 19 से भाग दिया जाए तो शेषफल बताओ कितना हो जाएगा। इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जैसे अपने पास कोई एक संख्या थी n, उसको अगर हमने 114 से अभी तक भाग दिया तो आपको पता है, मान लो चलो x बार गया होगा और यहाँ पर रिमाइंडर आपका कितना आया होगा, 21। लिखने का तरीका क्या होता है आपको पता है कि अगर हमें किसी नंबर n को प्रेजेंट करना है, यह उसका भाजक है, a उसका भाजक है, या उसका भागफल है, या उसका भागफल है, और यह उसका शेषफल है, तो n बराबर भाजक मतलब a गुणे भागफल x प्लस रिमाइंडर r, इसके बराबर होता है। तो आपको अगर यहाँ पर भी नंबर डिफाइन करना है, फिलहाल इसकी भी जरूरत बहुत नहीं पड़ती है। तो 114 से भाग कर रहे थे तो 114 गुणे, मान लो हमने कहा कि हम x बार लेकर गए हैं, शेषफल 21 है, यही आपकी संख्या है, यही वो आपकी संख्या है पूरी की पूरी। इसको किससे भाग देना है, 19 से। 19 से भाग दीजिए और बताइए शेषफल क्या आएगा। तो भाग देना मतलब इसको भी दीजिए, इसको भी दीजिए। इसको जब भाग करेंगे तो सीधा सीधा रिमाइंडर 0 होगा, 19 छक्के 114। जब इसको भाग करेंगे 19 से 19 2 21, यहाँ पर रिमाइंडर 2 होगा, 2 और 0 जोड़ने पर 2 ही आएगा, इसका उत्तर 2 आएगा। इतना ज्यादा डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते थे। जैसे हमने कहा 114 से पहले भाग दे रहे, पहला भाजक ये था, अभी कह रहा शेषफल इतना आता था, अभी दूसरा भाजक 19 है, 19 इसको डिवाइड करेगा, 6 बार जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। तो 19 को सीधा किसको करना चाहिए, 21 को डिवाइड करना चाहिए। 21 को डिवाइड करेगा, 19 से 19 2 21 होता है, सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन लगाइएगा।
तो 22वें प्रश्न का करेक्ट हल आपका सी ऑप्शन है, आप एकदम अच्छे से देख सकते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, पिछली बार पूछा गया प्रश्न है। क्या प्रश्न है ध्यान दीजिएगा। एक संचितालय है, मतलब एक आपके पास बड़ा सा एक स्टोरेज है जिसमें पानी रखा जा सकता है, कोई लिक्विड रख सकते हैं। उसकी धारिता मतलब कैपेसिटी 108 घन मीटर है, 108 घन मीटर है, ठीक है, मीटर क्यूब है। संचितालय की जो रिक्वायरमेंट्स है, कैपेसिटी है, वो क्या है बताइए, वो आपका 108 मीटर क्यूब है। याद रखिएगा, जैसे हमारे पास कोई भी एक बर्तन हो, बर्तन मतलब कोई भी जैसे जिसमें पानी दूध रख सकते हैं, उसकी अगर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों 1-1 मीटर है, तो आयतन उसका 1 × 1 × 1 अर्थात 1 मीटर क्यूब होगा। और 1 मीटर क्यूब जो होता है वह 1000 लीटर के बराबर होता है। जैसे हम लीटर में दूध खरीदते हैं, लीटर में पानी होता है, तो अगर हम 1 मीटर क्यूब बर्तन ले रहे हैं तो उसमें 1000 लीटर पानी हम स्टोर कर सकते हैं। एक संचितालय की धारिता 108 घन मीटर है, 60 लीटर प्रति मिनट, अर्थात अगर इसको भरना है, पहले तो सोचो आपको रिक्वायरमेंट कितनी है पानी की, 108 मीटर क्यूब, मतलब क्या लिख सकता हूं, 108 × 1000, इतना लीटर लिख सकता हूं, इतना लीटर पानी, इतनी हमारी आवश्यकता है, करेक्ट। अब इसको क्या करें, 60 लीटर पर मिनट, मतलब हम इसको भर रहे हैं एक ऐसे कोई बर्तन से या किसी एक और चीज से कि 1 मिनट में 60 लीटर पानी जा रहा है। तो आपसे पूछा संचितालय को भरने में कितने घंटे लगेंगे, कितने घंटे लगेंगे। तो सबसे पहले यहां पर मिनट की बात कर लो, तो मिनट के लिए आपको 60 से भाग करना होगा, ठीक है, 60 से भाग करिए, क्योंकि हमें 1 मिनट में 60 लीटर पानी डालना, तो सोचो कितने मिनट लगेंगे। 60 से हम इसको देखो ऐसे इसको काट दे, 6 से इसको काटे, 6 के 6, 6 × 48, 1800 आया, 1800 मिनट आया, ठीक है, 1800 मिनट। मिनट को अगर घंटे में कन्वर्ट करना है तो इसको फिर 60 से भाग करिए, 60 × 180 होता है, 30 मिनट, 30 घंटे लगेंगे। पूरे संचितालय को भरने में कुल 30 घंटे का वक्त लगेगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो पहला ऑप्शन इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन है, आप लोग देख सकते हैं। 23वां नंबर डन हो गया। 24 पर आइए, इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। इसको भी कल मैंने एक्सप्लेन किया था, दो तरीके से इसको हल कर सकते हैं। कहा गया 3x - 4y + 10 = अगर 0 है, तो इसको कह रहा है कि x अक्ष और y अक्ष पर काटे गए अंतःखंड क्या होंगे। जो x अक्ष पर काटेगा तो वहां y का मान 0 होगा, और y अक्ष पर काटेगा तो x का मान 0 होगा। जैसे ये ऐसे बनाएगा, यह जो रेखा है ये कुछ ऐसे बनाएगी, ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा, ऐसे आएगी, x अक्ष पर यहां काटेगी, x अक्ष पर काटेगी तो x की वैल्यू रहेगी, y 0 रहेगा। y अक्ष पर यहां काटेगी तो y का मान रहेगा और x का मान 0 रहेगा। तो वही हमसे पूछा है कि वो दोनों वैल्यू बता दो कि x अक्ष पर कहां काट रही है और y अक्ष पर। जब x अक्ष पर काटेगी तो y का मान 0 पुट कर दे, y का मान 0 पुट कर दे। 3x = -10 होगा, x = -10/3 होगा। और जब x अक्ष पे काटेगी तो x बराबर 0 पुट कर दो, सॉरी जो y अक्ष पर काटेगी तो x बराबर 0 पुट कर दो। तो x जैसे 0 पुट करेंगे तो कितना होगा, -4y = -10, y = 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 5/2। तो x का मान -10/3, y का मान 5/2, -10/3, 5/2, बी ऑप्शन प्रश्न का हल है, ठीक है। बी ऑप्शन लगाइए, -10/3 और 5/2 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। 24 नंबर डन। 25 पर आइए, दो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, दो प्राकृतिक संख्या है जिनके वर्गों का योग 410 है, ऐसे होगा a² + b² बराबर 410 है, बराबर 410 है, ठीक है। यदि बड़ी संख्या का वर्ग, बड़ी संख्या का वर्ग a वर्ग मान लो बड़ी संख्या है, छोटी संख्या मतलब b के 26 गुने से 3 जोड़ने पर मिलता है, ठीक है। तब उन दो संख्याओं का अंतर आपसे पूछ रहा है कि a - b बता दो कितना होगा, ये पूछ रहा है प्रश्न में। देखो कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले इसी को देखिए, a² की जगह पर कितना बनकर आ रहा है, समझ में आ रही बात है ना। जैसे आपको जैसे a दिया है, यहां लिख देता हूं a² + b² बराबर 410 और a² बराबर 26b + 3 है, ठीक है। यस, आप इसको क्या करिए, हाँ प्रीवियस ईयर कुछ प्रश्न लिए गए हैं, बिल्कुल सही बात है, मैंने शुरू से ही आपको कंफर्म किया था। अब यहाँ पर a² की जगह अगर इसको पुट कर देते हैं इसी समीकरण में ले जाकर के, तो लिख सकते हैं 26b + 3 + b² बराबर 410। तो अगर हम इसको कर दें तो b² + 26b + 26b, अगर इधर आएगा -407 बराबर 0। अब आप इसको अगर चाहो ना तो ब्रेक कर सकते हो, कैसे, 37 × 11, 11 से कटे गए पक्का,
तो बी स्क्वायर प्लस 37b माइनस 11b माइनस 407 बराबर 0 हो गया। तो b कॉमन कर लें तो b प्लस 37 होगा, माइनस 11 कॉमन कर लो b प्लस 37 होगा। ऑप्शन से भी ट्राई कर सकते हैं। तो b का मान भाई माइनस 37 नहीं ले सकते हैं, कितना लिया जाएगा 11, b का मान 11 आएगा। और अगर b का मान 11 है तो यहां पुट कर दीजिए, यहां पुट करें तो a स्क्वायर बराबर 26 गुणे 11 प्लस 3, तो a स्क्वायर बराबर करिए तो 289 आएगा, 289 17 का वर्ग होता है, a का मान 17 हो गया, a का मान 17 हो गया और b का मान 11 हो गया। दोनों के बीच फर्क बताओ 6 का। ये है आपका सही उत्तर। ठीक है, ये सही उत्तर है। यस, ये 6 होगा, ये नहीं होगा। अच्छे प्रश्न है, सारे प्रश्न देखो रिलेट करते हैं, प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन एकदम। तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, उत्तर कितना आ रहा बताएं, 6 है, बी ऑप्शन है राइट सोल्यूशन है। बढ़िया, नन नहीं होगा भाई, ई ऑप्शन नहीं होगा। ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन क्या है बताइए, आपका 6 आएगा करेक्ट आंसर। बढ़िया सा क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण पर जा रहा है, लॉन्ग थोड़ा सा बनेगा लेकिन क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसे आपकी परीक्षा में। ठीक, अगले प्रश्न पर आइए, लीजिए इसको बताइए आप लोग जो कर सकते हो। त्रिकोणमिति का प्रश्न है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा तो ही आप लोग कर पाएंगे इसको। लिखा क्या है बताओ, थोड़ा कमेंट करिएगा। लिखा है कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर बताओ 0, कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर 0। आपसे पूछा क्या है, साइन 5 अल्फा प्लस 6 बीटा का मान बताना है। दोनों कोड अलग अलग हैं, ध्यान दे रहे हैं ना, दोनों कोड अलग अलग हैं। एक बात मुझे बताइए, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ कॉस अल्फा प्लस बीटा। कॉस कब 0 होता है बताइए, कॉस 90 पर। मतलब मैं लिख सकता हूँ कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री। अल्फा प्लस बीटा मतलब दोनों कोड अपने कितने होंगे, उनका जोड़ 90 डिग्री के बराबर होगा। दोनों कोड अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा अगर 90 डिग्री है तो आप चाहें तो लिख सकते हैं बीटा बराबर 90 डिग्री माइनस अल्फा, ये भी लिख सकते हैं। बीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस अल्फा। ठीक है, अब यहां पर हम लोग चले तो थोड़ा सा हम इसको प्रेजेंट करें, जैसे हम चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, साइन क्या लिखा है 5 अल्फा, इसको भी अगर हम 5 में ब्रेक कर दें तो 5 बीटा प्लस बीटा, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अर्थात मैं लिख सकता हूं साइन 5 कॉमन कर लो तो होगा अल्फा प्लस बीटा। भाई यहां से इसीलिए तो सोचा हूं ये सब चीजें ना, इसीलिए तो सोचा हूं। तो आप लिखिए साइन 5 और 90, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 90, तो 5 गुणे कर दो 90 प्लस यहां पर इसका मान कितना है बताओ 90 माइनस अल्फा। इसका मान बीटा की जगह क्या पुट कर सकता हूं, 90 माइनस अल्फा लिख सकता हूं ना। हाँ, तो 90 माइनस है तो अल्फा लिख दो। अब पूरा ओपन कर डालो तो कितना हो जाएगा, साइन 450 कितना होगा 450 प्लस 90 माइनस अल्फा लिख सकते हैं ना। तो क्या लिख सकते हैं इसको, साइन जोड़िए, थोड़ा सा जोड़ने की जरूरत है। हाँ, 9 5 14 540 होगा ना, 540 माइनस अल्फा। अब 540 को क्या लिख सकते हैं बताइए, 270 दूना भी 540 होता है। अगर आप इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि आप सीधा सीधा इसको चाहें तो मतलब जो हम लोगों ने लिखा है, जो वैल्यू हम लोगों ने लिखा है, इसको आप सीधा सीधा मतलब 540 माइनस अल्फा है 270 के हिसाब से भी जा सकते हैं। ठीक है, 180 18 तिया 54 होता है, 18 तिया 54 होता है, तो 3 पाई लिख सकते हैं इसको हम लोग। साइन हम इसको 3 इंटू 180 कर सकते हैं माइनस अल्फा, तो n पाई माइनस अल्फा साइन अल्फा होता है। तो साइन अल्फा आप लिख सकते हैं कि नहीं, साइन अल्फा लिख सकते हैं। इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन आपका साइन अल्फा ही होगा। ठीक है, साइन n पाई माइनस अल्फा साइन अल्फा ही होता है, क्या हो जाएगा साइन अल्फा होगा ना। साइन अल्फा इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन होगा, पहला ऑप्शन है। ठीक है, पहला ऑप्शन अगर आपने लगाया तो एकदम सही है। यस, हाँ, समझ रहे हैं, ओके, करेक्ट है ना, पहला ऑप्शन जो बता रहे एकदम सही है। तो आप सब प्रॉपर्टीज अगर पढ़े हैं, पूरा जो रिलेशंस पढ़ाया गया है उसको अगर ध्यान से देखिएगा तो क्लियर होगा। ये प्रश्न भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसको भी देखिएगा ध्यान से क्या है क्वेश्चन, और सही समझ में आ रही तो वीडियो को लाइक करते चले। बस 2-3 प्रश्न और कराऊंगा, इसके बाद आप जाइए अपना रिवीजन करिए। कल अगर जरूरत पड़ेगी, आप लोग कहोगे तो हम एक सेशन और करेंगे, नहीं तो हम छोड़ देंगे इस पर। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो आपसे पूछा गया है a स्क्वायर अपान बी सी, बी स्क्वायर अपान सी ए। मैं एक आपको रिलेशन समझा दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab सी बराबर a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी।
एक पैटर्न आप थोड़ा से अच्छे से नोट करिए। देखिए पैटर्न देखिएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, ये अगर लिखा है, यदि यहां पर ध्यान देना, यदि a प्लस बी प्लस सी कभी 0 हो जाता है तब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc होता है। इसको ध्यान रखिएगा। हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं? यस, हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि a प्लस बी प्लस सी यहां पर दिया है 0, a प्लस बी प्लस सी कितना दिया है? 0। आपको जो समीकरण यहां पर दिया है इसकी वैल्यू पता करने के लिए इसी फैक्ट का यूज करना होगा। और कैसे करेंगे समझिएगा। जो दिया है ए स्क्वायर अपान बी सी प्लस बी स्क्वायर अपान सी ए प्लस सी स्क्वायर अपान ए बी, इसका मान निकालना है। एलसीएम ले लो, ए बी सी आएगा, बी सी कैंसिल हुआ, ए बचा तो यहां ऊपर बचेगा ए क्यूब, सी ए कैंसिल होगा तो बी क्यूब और ए बी कैंसिल होगा तो सी क्यूब। अब आपने देखा कि यहां पर यदि a प्लस बी प्लस सी 0, इसमें दिया भी कंडीशन, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc होता है, तो आप इसको 3abc लिख दो, डिवाइड बाई abc है, ए कैंसिल ही हो जाएगा, बचेगा कितना बताएं? 3। सी ऑप्शन है, 3 राइट सोल्यूशन है। यस यस, 3 ऑप्शन 3 मतलब 3 होगा करेक्ट, सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन होगा। 27। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो त्रिभुज हैं, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर, दोनों क्या है आपस में? सर्वांगसम है। इसको कहते हैं कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट है अर्थात सर्वांगसम है। तथा एबीसी जो है ना आरपीक्यू के सर्वांगसम नहीं है। ये ऐसे होता ही है और आपके यहाँ पूछा जाता है दो त्रिभुजों की समरूपता, सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी पर आधारित। ध्यान देना है पैटर्न को, करेस्पॉन्डिंग नेचर को। करेस्पॉन्डिंग नेचर ऐसे समझिए, अगर मैंने लिखा है ट्रायंगल एबीसी और यहाँ लिखा है ट्रायंगल पीक्यूआर, दोनों अगर सर्वांगसम हैं तो पहले तो आप इसको ड्रॉ कर दो, बना लो, एबीसी बना ले और पीक्यूआर बना ले। इनके जितने करेस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे, एंगल्स एंड साइड्स, इस सब के सब इक्वल होंगे। कैसे? ये सर्वांग समता का सिंबल दिया है। अगर मान लो हमने कहा कि यह एबीसी है, यह पीक्यूआर है, ध्यान देना कि यहाँ कंडीशंस कैसे बनेगी। एंगल ए एंगल पी के बराबर होगा, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर होगा, एंगल सी एंगल आर के बराबर होगा। भुजा ए बी जो है पी क्यू के बराबर होगी, बी सी जो है क्यू आर के बराबर होगी, ए सी जो है सी आर पी आर के बराबर होगी। ठीक है, कह रहा है कि निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है, सत्य जो नहीं है उसको बताइए। ठीक, ए सी बराबर पी आर मैंने लिखा भी, देखो ए सी बराबर पी आर, ये तो सही होना चाहिए। ए बी बराबर पी क्यू, ए बी बराबर पी क्यू, ये भी सही होना चाहिए। बी सी बराबर पी क्यू नहीं होगा, बी सी बराबर क्यू आर होगा, यह सही नहीं है। जो ऑप्शन नंबर सी है यह सही नहीं है, तो इसको आप लोग लगाएंगे सही उत्तर। यस, ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका कितना हो गया? सी। तो 28 का सी ऑप्शन नोट करें, तो 28 आपका कंप्लीट होता है आज का ये। अब इस पर हम आते हैं 29 पर। ठीक, 29 पर आइए। आपको देखो यहाँ पर 3 कोऑर्डिनेट दिए हैं। x के किस मान के लिए बिंदु आपको दिया है x -1 2, 1 4, 5। एक रेखा पर जो लाइन पॉइंट्स प्लेस्ड होते हैं, अगर आना लाइन होते हैं, आना लाइन, तो इसे कहते हैं कोलिनियर। कोलिनियर, ठीक है, कोलिनियर मतलब हिंदी में संरेख। जो एक ही रेखा पर स्थित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संरेख कहते हैं। 3 बिंदु संरेख कब होते हैं बताइए? 3 बिंदु, जैसे मान लो अपने पास क्या दिया है x -1, अगला दिया है 2, 1, अगला दिया है 4, 5। ये एक ही रेखा पर होंगे अर्थात संरेख होंगे, तो इनके संरेख की स्थिति समझिएगा। इनके संरेख की स्थिति, 3 बिंदु संरेख अगर होते हैं अर्थात एक ही रेखा पर होते हैं, तो उनकी जो प्रवणताएं, अगर मान लो इसको आप ए बी कह रहे हो और सी कह रहे हो, तो यहां पर हम कह सकते हैं स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा? स्लोप ऑफ बी सी के बराबर होगा। ठीक है, ए बी का स्लोप बी सी के स्लोप के बराबर होगा। दोनों की प्रवणताएं आपस में इक्वल होंगी। और कैसे होंगी ध्यान दीजिएगा। आप इसका स्लोप देखो कैसे निकालते हैं, जैसे आप इसे कह दो, अब भाई नियम क्या होता है किसी भी रेखा का स्लोप निकालना, प्रवणता निकालना, अगर एक x1 y1 है और दूसरा क्या है x2 y2 है, तो स्लोप होता है m = y2 - y1 अपान x2 - x1। करेक्ट हो रही बात है? समझ में कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, क्लियर करते चलिए, समझते चलिएगा। तो हम भी यहाँ पे स्लोप निकालेंगे, तो 1 - -1
1 माइनस माइनस 1 तो 1 प्लस 1, 2 माइनस एक्स, इसकी प्रवणता हो गई। इधर चले आइए, 4 माइनस 1, 5 माइनस 1 सॉरी, डिवाइड बाई 4 माइनस 2, तो क्या होगा बताइए, ये 2/2 माइनस एक्स है और ये 4/2 है, 2 दूना 4 है, 2 2 से खत्म हो जाएगा, तो 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 होगा, एक्स इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। कितना आ रहा है 1, एक्स इज इक्वल टू 2 आ रहा है कि 1 आ रहा है, कंफर्म करिए, गलत मत करिए आप लोग, ठीक है। इस समय गलती बिल्कुल स्वीकार नहीं है, गलत करना बिल्कुल कम सही नहीं है। तो राइट सोल्यूशन एक्स इज इक्वल टू 1 आएगा। आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन लूंगा मैं, अंतिम प्रश्न है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा, क्लियर करिएगा। आज इतना ही रिवाइज करिए, पॉसिबल होगा तो कल और एक कुछ ही छोटे ही 60 सेशंस को रखेंगे, देखते हैं अगर पॉसिबिलिटी बनती है एक रिवीजन फाइनल कर लेंगे, नहीं तो हम लोग यहाँ पर इसको बाइंड अप करेंगे, ठीक है। अंतिम कंडीशंस पे, लोहे का एक ठोस टुकड़ा है, लोहे का ठोस टुकड़ा है और ऐसा मेजरमेंट अगर दिया है डायमेंशन के हिसाब से, तो इसको आप लेंथ कहोगे, इसे आप ब्रेथ कहोगे, इसे आप हाइट कहोगे, लेंथ ब्रेथ हाइट है। अब कह रहा है इसकी बीमाएं हैं ना, समझ में आ रहा है कि एक घनाभ का आकार है, मतलब है ईंट की तरह है ऐसे, ईंट की तरह है ऐसे, इसकी अपनी लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है, इसको पीट पीट कर ढाला गया और एक ठोस गोला बनाया गया, एक पीट पीट के ढाल करके एक ठोस गोला बनाया गया। गोले की त्रिज्या आपसे पूछ रहा है। कभी भी अगर धातु की किसी वस्तु को पीट पीट कर पिघला कर अगर दूसरे शेप में लाते हैं तो उनके वॉल्यूम बराबर रहते हैं, उनकी क्षमताएं आयतन बराबर रहती है, धातु की मात्रा हमेशा बराबर रहती है। अर्थात इसका जो आयतन B1 होगा इसके आयतन B2 के बराबर होगा। इसका आयतन क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, 49 गुणे 33 गुणे 24 होगा। इसका आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। रेडियस नहीं पता है हम लोग को और रेडियस ही हम लोग को निकालना है इस प्रश्न में, ठीक है। देखिए जो कट जाए, जो पॉसिबल हो पाए उसको हम करते हैं, आर क्यूब का मान हमको बताना भी है। 49 लिखो गुणे 33 गुणे 24 बराबर 4/3 करे गुणे 22/7 करे, और इसको आप अभी आर क्यूब ऐसे रहने दीजिएगा, जरूरत पड़ने पर हम इसका भी यूज करते हैं, करेक्ट। देखिए जो पॉसिबल कैंसिल हो जाए, 4 छंगे 24 होता है, ठीक है, 4 छंगे 24, 11 दूना 22, 11 तिया 33, करेक्ट है, 11 दूना 22, फिर देखो 2 तिया 6 है, 3 3 से खत्म है, और यहां से क्या पॉसिबल है, ये देखो यहां से क्या पॉसिबल है, 3 सते 21, 4/3 पाई आर क्यूब, इसको ठोस गोला बनाया जाता है, तो आप उसके आधार पर जा सकते हैं। यहाँ पर कितना हो गया, जैसे पाई आर क्यूब ना, हाँ ठीक है चलो एक बार फिर से देख लीजिएगा, यहाँ पर कुछ शायद यहाँ मिसिंग है, लेकिन मिसिंग नहीं होना चाहिए। आप देखिए 4/3 है, मतलब इसको आप 49 लिखो, इसे आप 33 लिखो और इसे आप 24 लिखो, बराबर 4/3 करो और पाई को 22/7 करो और गुणे कितना कर दो, आर क्यूब। मुझे आर क्यूब को बिल्कुल टच नहीं करना है, जो इधर कैंसिल हो जाए उनको खत्म करिए। जैसे 11 दूना 22 होता है और 11 तिया 33 होता है ना, 11 तिया 33 होता है, 4 दूना 8 होता है, 8 त्रिक 24 होता है, सही। अब इसको उधर लेके चले चलते हैं, तो यहाँ पर अपने पास क्या है, देखिए 49 गुणे 21, यहाँ पर आएगा देखो 3 गुणे 3 है, गुणे 3 गुणे 7 आएगा, बराबर आर क्यूब है। अब आप देखो ध्यान से, तो आपको सारे पेयर, क्योंकि हमें घनमूल निकालना है, तो यहाँ पर 49 का मतलब 7 गुणे 7 होता है, हाँ हमें आर का मान निकालना है, तो 7 गुणे 7, अब क्योंकि हम क्यूब रूट करने जा रहे हैं ना, तो 7 गुणे 7 है, एक 7 और है, 3 के भी 3 है, तो इसका मतलब एक 7 निकल जाएगा और एक 3 निकल जाएगा, 7 गुणे 3 कर दे 21 हो जाएगा, 21 राइट सोल्यूशन है। यस, समझ रहे हैं, 21 राइट सोल्यूशन होगा 30वें प्रश्न का। आई होप आपको अच्छे से क्लियर सब हो गया होगा। एक बार अच्छे से इसको रिवाइज कर लीजिएगा, अगर कहीं किसी प्रश्न में कंफ्यूजन होगा तो उसको क्लियर समझ लीजिएगा। आप मुझे बताइएगा कि आपको कितने कितने प्रश्न क्लियर हुए हैं, कितने प्रश्न में आपको कोई डाउट नहीं है, कहीं कंफ्यूजन हो तो बताइएगा। बाकी आप लोग अपनी तैयारियों को अच्छी तरह से रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ले जाएं, बहुत ही कंसंट्रेट रहें, परेशान ना हो, सारी चीजें समझ में आएगी, ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, कल मुलाकात होगी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग परीक्षा के लिए अपनी तैयारियों में जुट जाओ, जहां पहुंचना है पहुंच जाएं सेफली, और परीक्षा के लिए फोकस्ड रहे, कंसंट्रेटेड रहे, मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद सभी को, थैंक यू सो मच।